हफ्ते की कमजोर शुरुआत और दिन के निचले स्तरों के करीब कारोबार करते हुए बाजार। बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी दिखेगी या फिर चिंताएं रहेंगी बरकरार। खरीदारी के मौके आ चुके हैं या फिर पोजीशन हल्की करने का है वक्त। लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। श्री 1108 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी कर रहा है ट्रेड। 11,645 है और 304 अंकों यानी कि 13 शतक लगाने के बाद आज सेंसेक्स भी कमजोर है। आज बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। आज निफ्टी को तो किसी तरह से आईटी ने बचा लिया, बट बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा कमजोरी है। पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं, पूरे बाजार को समझ लेते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ेंगे ये जानेंगे और फिर पूरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पूरा पैनल है हमारे साथ, जानेंगे करना क्या है। पहले 5 बड़ी बातें सर। बिल्कुल, कच्चे तेल ने बिगाड़ा है आज बाजार का मूड। 6 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है कच्चा तेल और निफ्टी 11,650 के अहम लेवल से थोड़ा सा नीचे उसके आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लगभग 100 अंकों के नुकसान के साथ। निफ्टी बैंक 30,000 के काफी नीचे है। 30,800 के अगले 29,800 के अगले सपोर्ट को होल्ड किया है, लेकिन 30,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। आईटी को छोड़कर सारे सेक्टर लाल निशान में, सिर्फ आईटी शेयरों ने थोड़ी गिरावट को संभाला है। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, फाइनेंस, ये तमाम वो सेक्टर हैं जो तेजी से पिटते गिरते नजर आए हैं। और रुपया देख लीजिए, ये भी कमजोर होता हुआ दिखा है। करेंसी मार्केट में भी कमजोरी हुई है। आज कमजोर शुरुआत हुई और उसके बाद रुपया लगातार कमजोर होता हुआ दिखा है। और कच्चा तेल ये $74 के करीब बना हुआ है। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनसे दिक्कत है। हालांकि रुपये ने निचले स्तरों से रिकवरी दी है जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं। 65-51 का लेवल है, लेकिन फिर भी माफ कीजिएगा 69-50 का लेवल है, उसके बावजूद यहाँ पर कमजोरी का माहौल। ठीक ठाक रिकवरी, एक बार तो 50% तक की भी गिरावट आ गई थी, लेकिन ये रिकवरी थोड़े बाजार के काम आ रही है। लेकिन ये उतनी भी काम नहीं आ रही कि कच्चे तेल की 2-2.5% तक की ताबड़तोड़ तेजी को खत्म कर दे। खैर, आज हम कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, पहले जरा ये देख लीजिए। थोड़ी देर में हम आपके सामने ट्रिगर्स रखने वाले हैं। ये अहम ट्रिगर्स होंगे जिसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंपनी के स्पेसिफिक रिजल्ट्स क्या होंगे, सारी जानकारी आपको एक साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स हम आपके सामने लेके आएंगे। और हमने एक नया कार्यक्रम आपके सामने रखा है, वो सुबह 10 बजे से आप लगातार हर घंटे देख भी रहे हैं। वो है मुनाफे का रिपोर्ट कार्ड। वो एक ऐसा कार्ड है जो कि आपको लगातार कुछ बेहतरीन शेयर हम आपको बता रहे हैं। आप नोट करते चलें किस कंपनी में कितना मुनाफा आ सकता है, ताकि आपका मुनाफा भी सिक्योर हो पाए। टाटा स्टील को लेकर भी हम आपके सामने बात रखेंगे। इसके अलावा बीटीएसटी का सौदे तो होंगे ही होंगे। अनिल जी से जानेंगे ठीक 2:30 बजे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। और इसी कार्यक्रम के दौरान ये दूसरा भी हम एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने वाले हैं। 2:50 पर मुनाफे का चुनाव भी आपके सामने होगा। नतीजों से क्या उम्मीदें हैं, ये सब भी होंगे, क्योंकि इसी हफ्ते दिग्गज सीमेंट की 2 बड़ी कंपनीज के नंबर्स होंगे और 3 बजे के बाद बैन से बेनिफिट आपके सामने रखने वाले हैं। तो पूरा सिलसिला तैयार है। कल के इवेंट्स के लिए मानसी दवे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार पहले उनसे करते हैं शुरुआत। मानसी, बताएं कल के इवेंट्स क्या हैं? जी बिल्कुल डिम्पी, कल 2 कंपनियां अपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है। एक तो लक्ष्मी विलास बैंक और दीपक फर्टिलाइजर, दोनों ही कंपनियों की पूंजी जुटाने को लेकर फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक होगी, जिस पर हमारी नजर होगी। साथ ही आरबीआई वर्सेस कोटक बैंक की बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग घटाने के मामले में फैसला हो सकता है। आरबीआई चाहता है कि किसी भी कंपनी का पावर जो है किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी एक ग्रुप की तरफ ना रहे, और इसी पर कोटक बैंक ऐतराज जता रहा है। तो इसी मामले पर आज सुनवाई होने जा रही है, जिस पर हमारी नजर होगी। नतीजे भी हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, ये कंपनियां आज ही के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी, जिन पर हमारी नजर होगी। बात कर लेते हैं कल की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होने जा रही है, तो एक बड़ा इवेंट है चुनाव को लेकर। इसके अलावा नतीजे एफएनओ स्पेस में एसीसी और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। कैश स्पेस में कोरोमंडल इंटरनेशनल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट जैसी कंपनियों के नतीजे कल ही के दिन आते हुए दिखेंगे। तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भी काफी सारा है। इसके अलावा आरबीआई का डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन फिर से खुलने जा रहा है कल। आरबीआई का दूसरा $5 बिलियन का स्वैप विंडो कल खुलेगा और बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए माना जा रहा है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल का शेयर एक्स राइट्स ट्रेड करने जा रहा है। कल ही के दिन का इवेंट है, खास है। और साथ ही वेदांता के तुतिकोरिन प्लांट मामले में कल के दिन सुनवाई होगी, तो वेदांता के लिए भी खबर खास है। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर दिखेंगे एक्शन में, और इन पर आपको रखनी है नजर आज के बचे हुए सेशन में, क्योंकि एक्शन आज भी रहेगा और साथ ही कल भी। हमारे एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश बंसल और कुणाल सरावगी साहब, और साथ ही एकदम सही मौके पर सही दिन पर आशु मदान साहब भी जुड़ रहे हैं, जिन्हें सुबह से हम काफ़ी मिस कर रहे थे। लेकिन मुंबई स्टूडियो में सचिन जी हमारे साथ हैं इस वक्त। आप सबका स्वागत है।
शुरुआत मंदी के सरगना के साथ ही कीजिए। मंदी के सरगना नहीं, मंदड़ियों के मंदड़ियों के मंदड़ियों के सरगना। मंदड़ियों के हाँ। सरगना। सुबह से आपको बहुत मिस कर रहे हैं बंसल जी। आशु जी, देर तो नहीं होगी आपको बुलाने में? अनिल जी, थोड़ी देर आपके बुलाने में तो नहीं, शायद मेरे आने में हो गई है, क्योंकि 2-4 दिन वो लॉन्ग वीकेंड के चलते, एक्सटेंडेड वीकेंड के चलते मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि जो पिछले दिनों का व्यू था कि कुछ नहीं लेना, मार्केट थक रहा है, टॉप हो रहा है, और कई बार लोग ब्लेम भी करते थे कि एज ए ब्रोकर आप कुछ भी कह रहे हैं, कि आपको एज ए ब्रोकर आप कहते हैं कुछ ट्रेड नहीं करना, वो बिल्कुल सही हो गया। पर अनिल जी, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स लोगों के हाथ में फंस गए हैं, और अब ये जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता और वो भी फेवरेबल नहीं आता, मुझे लगता है कि एग्जिट नहीं मिलेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी थी कि वो फाइनेंशियल्स में हुई है, और वो जो शिफ्टिंग हुई थी मेटल्स में और फार्मा जो अभी भी टिके हुए हैं, और आईटी कुछ हद तक टिका हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ने जिस तरह से ब्रेकडाउन दिया है, सो अनिल जी मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में पब्लिक फंस गई है। हमने कुछ सेल कॉल लास्ट वीक दी भी थी, जो कि एलआईसी ने पहला सिग्नल दिया था। उसके बाद मेरी एब्सेंस में, मेरी याद में, कुणाल जी ने रिलायंस कैपिटल में बहुत अच्छी सेल कॉल दी थी, और आज सुबह आज अपने आईबुल हाउसिंग की बहुत अच्छी सेल कॉल दी थी। तो आई थिंक अनिल जी वो सेल कॉल का जमाना आ गया है, और टाइम भी आ गया है। बस ये है कि किस भाव पे बेचना है। अब आज हम इस मोमेंट पे जिस वजह 2:30 बजे बात कर रहे हैं एट द लोएस्ट पॉइंट, सो मुझे लगता है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है। बट इंपॉर्टेंट थीम ये है अनिल जी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में जो बायर है वो फंस गया है, और अब मुझे लगता है कि जल्दी में एग्जिट नहीं मिलेगा। मैंने एक्सपायरी के लिए निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनाई है, एक बियर स्प्रेड है, वो आपसे शेयर करूंगा। और ओवरऑल अनिल जी जो थीम है वो मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। नीचे कितना जाते हैं पता नहीं, लेकिन अब ऊपर जाने वाला घर मुझे लगता है बंद हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो तेजी होने में होगी मुश्किल, हर भाव पर आएगी सप्लाई, पार करना होगा मुश्किल। तो अब 11,856 को पार करने के बाद ही नई तेजी के बारे में सोचेंगे। ये तो हो गई बात बाजार के मूड, माहौल, डायरेक्शन को लेकर। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे आशु सर की वो स्ट्रेटेजी जो आप ऑप्शन के जरिए अब से लेकर एक्सपायरी तक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आइए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, जो आज भरपूर एक्शन में आपको दिख रहे हैं, और वहीं पर दिमाग लगाया जाए कि अब इन शेयरों में क्या किया जाए। शो की शुरुआत कुछ अच्छी बात से की जाए, और वो है डीसीबी बैंक। 210 रुपए का टारगेट था आज सुबह। सिमी वॉमिक का 210 का टारगेट था, 204 पे उन्होंने एक कॉल दी थी। पहले आपके मुंह से न तो टारगेट का लेवल निकला 210, न स्टॉक का नाम निकला। नहीं सर, जिनका कॉन्फिडेंस है उनका नाम हाँ अच्छा, ओके, हाँ, जिनका सिमी जी ने आपने क्वेश्चन बिल्कुल टाइमली पूछा था। क्या है, रिजल्ट्स के बाद भी ये शेयर टिका हुआ है? आज का पहला सवाल ये था डीसीबी बैंक। ओपन इंटरेस्ट इसका 7-8% था उस समय, करेक्ट, अब 15% है। अब 15% है, डबल हो गया। मतलब ताज़ा खरीदारी हो रही है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो 210 वाला टारगेट तो सर हो गया अचीव। बिल्कुल सचिन जी, 210 का एक बार तो टारगेट अचीव कर चुका है जो डिम्पी जी ने रखा था डीसीबी के लिए। लेकिन अब बताइए अब क्या करना है? देखिए क्लियरली स्टॉक काफ़ी अच्छे ट्रेंड में, इनफैक्ट जिस तरीके से आज के सत्र में भी 210 का लेवल अचीव हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से और भी अच्छी एक्सटेंडेड मूव आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई वीकनेस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी है। इनफैक्ट 203 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर स्टॉक होल्ड करने की ही सलाह दूंगा। ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ ये फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ। एंड मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जिसके मुझे लग रहा है ऊपर में ब्रेकआउट होने के चांसेस ब्राइट है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है यहाँ पर 220-222 तक की जगह है, एंड आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, स्टॉक में एक आउट परफॉर्मर है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। ठीक है, तेज़ी इसमें बरकरार आपको रहती हुई दिखती है। लेकिन अभी भी मतलब जगह है बढ़ने की। बिल्कुल जगह। सबसे बढ़िया बात है कि अब रिजल्ट की रिस्क खत्म हो गई ना, रिजल्ट की जो तलवार लटकी हुई थी वो खत्म हो गई। तो अब इसको बढ़ना है तो अपने दम पे बढ़ना है बस। आपको ध्यान है रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले ये शेयर एकदम धड़ल्ले से गिर गया था। करेक्ट, 196 194 तक शायद आ गया था उस समय। 201 202 पे ट्रेड कर रहा था। बाद में नेक्स्ट डे सारी रिकवरी दिखाई, नंबर्स दिखाए, कंसोलिडेट किया, अब अपने लेवल्स को पार करता हुआ दिख रहा है। करेक्ट। अब बात करते हैं देवांशी से जो खबरों वाले तमाम शेयर लेकर हमारे साथ हैं। देवांशी बताइए किन स्टॉक्स में खबरें आई हैं आज बाजार खुलने के बाद, वो वाले बताइए।
बिल्कुल। सबसे पहले नतीजे से शुरुआत करते हैं। गोवा कार्बन के यहाँ पे नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी ख़राब आते हुए दिखे। एक यहाँ पे कारण ये रहा था कि यहाँ पे प्लांट बंद रहा था 15 दिन के लिए। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी घाटा आता हुआ दिखा है। यही नहीं, यहाँ पे आप देखिए सालाना बेसिस पर यहाँ पे घाटा आता हुआ दिखा है और एबिटा लेवल्स पर भी पहले पिछले साल में करीब 19 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव था। इस साल जो एबिटा है वो 9 करोड़ माइनस में आता हुआ दिखा है। यही नहीं, यहाँ पे कंपनी पिछले साल करीब 12 करोड़ का मुनाफा था, जिसके मुकाबले इस बार 8.8 करोड़ का घाटा यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। और साथ ही जो आय है वो भी काफ़ी घटी है, 161 करोड़ थी जो इस बार घटकर 130 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो मुनाफा गोवा कार्बन के खराब आते हुए दिखे, लाल निशान में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और तिमाही दर तिमाही भी जो नतीजे हैं वो थोड़े से खराब आते हुए दिखे हैं। मारुति सुजुकी यहाँ पे खबर आई है कि कंपनी जो BS6 इंजन की पहली गाड़ी निकालेगी वो बलिनो होगी और बलिनो को अब लॉन्च करेगी कंपनी और इसकी जो कीमत है वो करीब 5.58 लाख से शुरू होती हुई दिखेगी। HPCL का काउंटर पे फोकस में है, जहाँ पे कंपनी बॉन्ड के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कर रही है। साथ ही आज अब देखिए एलेम्बिक फार्मा का काउंटर फोकस में है, जहाँ पे US FDA से कंपनी की 2 दवा को मंजूरी मिली है। एक जो दवा है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब यहाँ पे जो लकवा होता है उसके लिए यहाँ पे यूज़ होती है और इसका जो पिछले साल का मार्केट शेयर था वो काफ़ी बेहतर था, $160 करोड़ का था। और साथ ही कंपनी को जो दूसरी दवा है वो आई इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे भी मंजूरी मिली है US FDA से। वो करीब 96 लाख के यहाँ पे सेल्स पिछले साल यहाँ पे US में आते हुए दिखे थे। अब बड़े सौदों पर नज़र कर लेते हैं। यहाँ पे इक्विटास में आज बड़े सौदे हुए हैं 15 लाख शेयर के 133 रुपये प्रति शेयर के भाव पर और जेट एयरवेज 5 लाख शेयर का सौदा हुआ है 145 रुपीज़ प्रति शेयर पर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर है। खैर, गोवा कार्बन के नंबर आए तो शेयर एकदम से टूट गया और 435 पे कर रहा है ट्रेड। किसी ज़माने में 1000 रुपये का ट्रेड करता था, ज़माना यानी सिर्फ 1 साल पहले ही 1000 रुपये का शेयर आज 434 पे है। एक बार कुणाल जी जरा इस शेयर को देखिए और कितनी गिरावट दिखाएगा। अब इसमें कोई भी मौका, चाहे अर्निंग्स का चाहे खबर का है, वो एक ही चीज़ लेके आता है, गिरावट गिरावट और सिर्फ गिरावट। कितना टूटेगा? देखिए, इसमें जो फॉल आया है डिम्पी, उसके बाद अब ये सपोर्ट, एक बहुत बड़ा सपोर्ट 405 रुपए के रीजन में चार्ट्स पर नजर आता है। 434 रुपए का भाव है और आपने बिल्कुल सही फरमाया, 1200 रुपए से काउंटर गिरता हुआ अब 400 यानी कि 66% अपनी वैल्यू खो चुका है। इन स्तरों पर मुझे लगता है कि 400 के आसपास इसको एक सपोर्ट हासिल है, फिर भी खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि अभी इसमें किसी तरह का टर्न अराउंड या हायर बॉटम्स बनते हुए चार्ट पर नजर नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करें, 500 के ऊपर ही खरीदारी के बारे में सोचें, इन स्तरों पर होल्ड करें, 400 का स्टॉप लॉस रखें अगर अभी तक आपने एग्जिट नहीं किया है। ठीक है, इस पीछे 1-2 शेयर और भी हैं, जरा उसके बारे में भी राय लेना चाहिए। आशु सर, पहले तो जरा अपना क्रूड पे राय दीजिए। ये आपकी स्टडी तो होगी क्रूड को लेकर और क्रूड से जुड़े शेयर्स को लेकर, इस पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आज मृत्युंजय ने 11:30 बजे जो प्रोग्राम किया उसमें 4 पैनलिस्ट थे क्रूड को लेकर, सब कह रहे हैं कि $78 तक जाएगा। जब सब कहें, सब जगह से एक ही चीज़ दिख रही हो, कई बार वो घटती भी नहीं है। आपका व्यू क्या है? डिम्पी, एक्चुअली क्या है कि सब ये ना जो मार्केट में कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में कहते हैं, वो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड लॉन्ग या शॉर्ट रहते हैं। बट क्रूड में मुझे लगता है कि ना आउटसाइड व्यू होता है, तो इसलिए नॉट नेसेसरीली जो सब वाली बात है वो कॉन्ट्ररी प्रूव हो या नहीं हो। सो 78 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डिम्पी, जिस तरह का ये ईरान वाला जो एंगल है। सो आई थिंक नी जक रिएक्शन इसको 78 तक ले जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट डिम्पी क्या है कि सारे टाइमिंग्स देखिए आप, वो सारे टाइमिंग्स भी ऐसे बैठते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप विश करते हैं कि जो न्यूज़ फ्लो आपके फेवरेबल आए, ये जरूर मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ जरूर लॉन्ग होते हैं और कहीं ना कहीं ट्रैप होते हैं, तो फेवरेबल न्यूज की वेट करते हैं ना, तो ना वो क्रूड से आती है, ना वो करेंसी से आती है, ना कहीं और से आती है। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाइक श्रीलंका या हो जाते हैं। सो आई थिंक ये पता नहीं क्या कनेक्शन है, क्यों कनेक्शन है, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है। सो डिम्पी, मेरा मानना है कि ये इसका पंट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो फेवरेबल जो अनफेवरेबल चीज है कि वो मुझे नहीं लगता कि क्रूड इतनी जल्दी घटेगा और मार्केट में कोई ब्रीदर देगा। सो आई थिंक वो कॉशियस जरूर रहना चाहिए। 74 और 78, आई थिंक अगर 78 नहीं भी होता डिम्पी, वो 74 से 78 जाने का डर जरूर बना रहेगा और वो मार्केट को चेक में रखेगा। और डिम्पी, इसके चलते बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ओवरबॉट होकर फंस चुके हैं। सो मुझे लगता है कि अगर क्रूड ने सपोर्ट नहीं किया तो और ज्यादा नीचे के लेवल आ सकते हैं। अनिल जी, कुणाल जी ने आपसे पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे सवाल पूछे। मेरा एक सवाल है, बैंक निफ्टी 28,500 कब आएगा? 28,500? नहीं, ऐसा मत करो सर।
एक दो दिन की गिरावट में इतना खराब मूव सोच लेना भी ठीक नहीं है, इतने जल्दी 28,500 पता नहीं, मेरा तो मूड नहीं है अभी तक 28,500 का। कुणाल जी का हो तो पूछ लो। कुणाल जी, अच्छा कुणाल जी, राकेश जी दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, ये तो मौका ही ढूंढ रहे हैं कि आशु जी की बात का कब जवाब दिया जाए। बताइए सर। अनिल जी देखिए, जब कभी ऐसे मुश्किल सवाल आपसे कोई पूछे तो नो कमेंट्स कहना चाहिए। नेता लोगों से मैंने यही सीखा है, आप यही बोल दीजिए नो कमेंट। बंसल जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए अनिल जी, मेरा ये मानना है कि निफ्टी में देखिए ऑल दो 115 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ है, बट निफ्टी 11,550 का जो स्तर है मेजर सपोर्ट है। और मुझे लगता नहीं अनिल जी इस सीरीज में ऑन गोइंग डिक्लाइन में इसी फैशन में 11,550 का लेवल टूटेगा। अगर 11,550 का लेवल टूटता है तो दैट मीन समथिंग हिडन, मतलब कि कोई चीज अननोन है जो लेटर पब्लिक डोमेन में आएगी इस सीरीज के अंदर। तो अभी तक तो इस सीरीज में ऐसा कुछ है नहीं है, ना तो इलेक्शन का नतीजे है ना कुछ है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो आशु जी जिन स्तरों की बात कर रहे हैं वो जल्दबाजी में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं मार्केट का बॉटम कल परसों में मुझे लगता है लग जाएगा नीचे की तरफ। तो आशु जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब एक ही है कि 28,500 आएगा क्या, इसका जवाब कल सुबह मिल जाएगा, आज नहीं। और वो कल सुबह इस बात पर मिलेगा कि ट्रम्प साहब ईरान पर सैंक्शंस जो लगाने की बात सोच रहे हैं, उसको लेकर अगर कोई कच्चा तेल 78-80 पहुंच जाए तब तो फिर डर है कि भाई ठीक है, फिर तो आ ही सकता है 28,500, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे हिसाब से जो ट्रम्प कार्ड है, जो ट्रम्प साहब के पास है, वो है क्रूड। तो उस क्रूड के बेसिस पे आगे डायरेक्शन बन सकता है। अगर हो सकता है अगर वो कुछ $78-80 क्रूड पहुंच जाए तो बड़ी बात भी नहीं। तो आशु जी मैं उस पर आपसे राय लूंगा, लेकिन उससे पहले क्रूड पे चूंकि बात निकली है तो वीके शर्मा साहब ने आज सुबह क्रूड को लेकर जो कहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो एक बार आपको फिर से सुनना चाहिए कि उसमें अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर फैसला साथ में ले भी सकते हैं। ये चीज भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं। क्रूड अभी डरा सकता है आपको। कारण यही है कि सऊदी अरेबिया ने अभी अपना पुराना जो हिस्टोरिक डेटा देखें तो उन्होंने कम प्रोड्यूस किया है। तो ये चीज़ तो मालूम है ओपेक को भी, वो 30 जून को अपना पोजीशन रिव्यू करने वाले हैं कि हम और घटाएं क्या। मेरा ये मानना है कि 30 जून से पहले ही ओपेक ये डिसीजन ले लेगा कि हम ऑयल की प्रोडक्शन जो हमने 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे 1 जनवरी से घटाई थी, उसको हम वापस रेस्टोर कर रहे हैं कि हम प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए वो जो प्रोडक्शन आ जाएगा तो वो अपने आप भाव को कंट्रोल कर लेगा। तो शर्मा साहब भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ईरान को लेकर चिंता है तो ओपेक भी है एक हिस्से में जो कि प्रोडक्शन बढ़ा दे तो ईरान वाली टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो सुबह सुबह हमको बता रहे थे वो। लेकिन एक बार आशु सर इस पर कुछ जवाब देना चाहते थे, उनसे पूछ ले। आशु जी बोलिए सर। अनिल जी, बंसल जी ने 550 का लेवल बोला, ये बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं और मेरी स्ट्रैटेजी इसी के अराउंड बनी हुई है निफ्टी की, तो मुझे लगा कि इसी वक्त शेयर कर लूं। अनिल जी, 11,700 की इन द मनी एक पुट लेनी है जिसका भाव है इस वक्त अराउंड 75 से 76 रुपए। 11,700 की एक पुट लेनी है और 11,600 की 2 पुट बेचनी है जिसका भाव है 32 से 33 रुपए। सो ये 10 से 11 रुपए की कॉस्ट में 1:2 बियर स्प्रेड 11,700 11,600 1:2 बियर स्प्रेड बनाना है पर थर्सडे तक की एक्सपायरी के लिए, जो हमारे जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 10 से 11 रुपए। तो अगर 11,700 से ऊपर निफ्टी जाता है तो मैक्सिमम लॉस होगा मेरा 10 रुपए, और मेरे पास 200 रुपए का स्प्रेड है सर। 11,500 तक मेरे पास एक अच्छा स्प्रेड है जहां पे मेरे को ये प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। सो 11,500 से लेके 11,700 इस 200 पॉइंट के स्प्रेड में 1:2 का बियर स्प्रेड बनाना है। 11,700 एक लेनी है, 11,600 2 बेचनी है। एंड प्रिसाइजली मेरा व्यू भी कुछ राकेश जी ने जो बोला 550 का एक स्तर लगता है, मेरा भी लगता है कि 500 550 में निफ्टी रुकना चाहिए, बट बायस डाउनवर्ड है इसलिए मैं बियर स्प्रेड बनाना चाहता हूं सिर्फ 10 रुपए कॉस्ट पे। ओके, 11,700 का पुट कितने में मिल रहा है अभी? अभी सर 75 से अभी जो इसका भाव है 11,700 का पुट है, इसका भाव है सर 75-76 रुपए, 75-76। और ये 11,600 का अंदाज से कितने में बिकता है? ये सर 32.5-33 में बिक रहा है। तो अगर ये 2 बेचते हैं तो 66 रुपए आ जाते हैं। तो 76 माइनस 66 10 रुपए, 10 से 11 रुपए की कॉस्ट में ये बियर स्प्रेड बनता है अनिल जी 1:2 का। और 11,500 से 11,700 की रेंज में एक्सपायरी होती तो आप प्रॉफिट बना लेंगे, राइट? बिल्कुल प्रॉफिट बना लेंगे। 11,700 से ऊपर मैक्सिमम लॉस 10 होगा। हमारा लॉस 11,500 से नीचे शुरू होता है, जो मुझे लगता है कि शायद सेफ लेवल है। और अब तो राकेश जी ने भी सपोर्ट कर दिया, तो 11,550 का बहुत अच्छा सपोर्ट है।
ओके, चलिए तो ठीक है, ये है आपके लिए बियर पुट स्प्रेड बनाने की राय है। 11,700 का एक पुट खरीदिए और 11,600 के 2 पुट बेच दीजिए और 10 रुपये में आपका हो जाएगा काम। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रिपोर्ट कार्ड, मुनाफे का गार्ड। जी हाँ, ये है हमारी आज की खास सीरीज जहाँ पर नतीजों के पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जो अच्छे या खराब नतीजे दे सकते हैं, और उसके लिए आपको नतीजों का इंतजार नहीं करना है, पहले ही एक्शन ले लेना है ताकि कोई गलत शेयर खरीद के आप नुकसान ना करें या किसी शेयर में मुनाफा होने की संभावना हो तो आप मिस ना करें। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी है हमारे साथ, बताएंगे वो इस कड़ी में आज का 5वां शेयर। तो आशीष जी ने, आपने सुन ही लिया होगा, स्टॉक तो लीक कर दिया, टाटा स्टील बता ही दिया है और टाटा स्टील की वो करना चाहते हैं बात। बताइए आशीष, टाटा स्टील के रिजल्ट अच्छा आएंगे? टाटा स्टील के नतीजे अच्छे तो नहीं है बट मिले जुले हैं। आप अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे सिर्फ एडजस्टेड मुनाफे को देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे दिखेंगे। आपको पूरे नतीजे इन डिटेल में आपको बता देता हूं। जो इनका डोमेस्टिक स्टैंड अलोन बिजनेस है वो कंपैरेटिवली साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप से काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। वॉल्यूम ग्रोथ 15 से 18% रहने का अनुमान है हमारा। वॉल्यूम बढ़ रही है, बिक्री बढ़ रही है, लेकिन समस्या एक ही है, वो है स्टील के दामों में लगातार गिरावट। तिमाही के दौरान काफ़ी गिरावट थी स्टील के दामों में, जिसकी वजह से जो रियलाइजेशन है कंपनी के वो घटे हैं। एबिटा पर टन में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हमारा अनुमान है जो एबिटा मार्जिन है वो 18% से घटकर 15.7% रह सकता है। एक और बात, पिछले साल जो इनका कलिंगानगर प्लांट है उसके ब्लास्ट फर्नेस में कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से प्लांट में करीब 10 दिन का शटडाउन था। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू का बेस है वो कंपैरेटिवली छोटा है और इस बार रेवेन्यू में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और लास्ट में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एडजस्टेड मुनाफा है उसमें काफ़ी गिरावट है, करीब 25% की हो सकती है। उसका कारण है कि इस बार जो ब्याज खर्च, डिप्रिसिएशन और टैक्स लागत है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो जो नतीजे हैं वो मिले जुले हैं, लेकिन अगर प्योरली आप बॉटम लाइन पे देखेंगे तो नतीजे कमज़ोर आएंगे। ठीक है, यानी कि मुनाफा देखना चाहते हैं तो आपको कमज़ोर दिखेगा। वैसे कुल मिला के नतीजे मिले जुले हैं, कई एंगल्स पे ठीक होगा तो कई एंगल्स पे ख़राब भी होगा, इसलिए एक टेक्निकल व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप फंडामेंटल आंकड़ों से नहीं समझ पा रहे तो एक टेक्निकल चार्ट से आइडिया ले लेते हैं। कुणाल जी जरा टाटा स्टील के बारे में बताएं, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक डबल टॉप यहाँ पर अंडर वर्क्स है डिम्पी, यानी कि अभी निर्माणाधीन यहाँ पर डबल टॉप्स देखने को मिल रहा है। इसका ब्रेकडाउन जो है वो 535 रुपए के नीचे होगा, 538 रुपए का भाव चल रहा है। तो यहाँ पर 4-5 रुपए की गिरावट और आई तो एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ मुकम्मल हो जाएगा और फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर 520, 515 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्तरों पर क्या करें कि एक स्टॉप लॉस रखें और ये स्टॉप लॉस 532 के आसपास 532 रुपए पर रखें। ऊपर मुझे लगता है कि अगर तेजी बनी तो 555 का भाव आएगा। 555 के टारगेट से जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, लेकिन 532 का स्टॉप लॉस जरूर। और टाटा स्टील के नतीजे आएंगे 25 अप्रैल यानी गुरुवार को, एक्सपायरी के दिन। क्या बात है, एक्सपायरी के दिन एक्शन भरपूर है। मारुति, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक 3 रिजल्ट आने वाले हैं, मजा आएगा। ओके, कल 23 तारीख है ना, कल है एसीसी और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, ये 2 रिजल्ट है। इस पर भी कल हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन इस बीच एक BTS डबल टी का बिगुल तैयार है आप? एकदम, क्या बात है, अरे वाह, बिगुल भी तैयार है। आइए BTS डबल टी वाला बजाइए। डबल टी। सचिन जी ने हमेशा की तरह ओपनिंग की है। ओपनिंग के लिए माने जाते हैं सचिन जी, तो बताइए सर। सर, लुपिन पे डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जिस तरीके से 4 दिन स्टॉक एक कंसोलिडेटिव रेंज में रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस है। 840 के आसपास राइटर्स काफ़ी समय से हावी रहे हैं, बट जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी आती है नीचे के लेवल्स 825 के आसपास। ये तो बता दो, खरीदना है कि बेचना है? अपने हमें बाय करना है। बाय करना है ना, हाँ। तो आज के ज़माने में क्या है, आप समझ रहे हैं ना, व्यूअर बहुत ट्रेडर कंफ्यूज है, पता नहीं बेचने का कॉल है खरीदने का। चलिए, लुपिन बाय खरीदना है। अब आप बोलिए, जितना बोलना है, कोई टेंशन नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट के बाद 855 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। 840 का एक ब्रेकआउट लेवल है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रीएम। तो अभी लेना है कि 840 के पास? अभी लेना है, प्रीएम करके। ये फ्यूचर कैश फ्यूचर्स के लेवल है, ठीक है। एंड 829 का स्टॉप लॉस होगा एंड 855 का एक ही टारगेट होगा। बस
एक જ लक्ष्य। एक ही लक्ष्य। अच्छा, एक જ लक्ष्य। ओके, तो 838 पे चल रहा है, अभी ले लीजिए। 840 के बाद तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। आज का हाई का पार निकलते 839.50 का हाई है, बस वहाँ पे और कंफर्म हो जाएगा, तब और ज़्यादा ऐड कर लीजिए। 829 का स्टॉप लॉस, 855 का टारगेट। ठीक है। एक आज शेयर जो है ना कैश का, वो ज़्यादा नोटिस हो रहा है, 5.5% ऊपर हुआ राजेश एक्सपोर्ट्स। आशु सर, ये पीसी ज्वेलर्स को तो आपने पहचान लिया है, ये जो ज्वेलरी वाली कंपनीज है ना, इसमें आपकी भी बड़ी पारखी नज़र है। आप ज्वेलर से भी ज़रा तेज़ हैं इन कंपनीज को पकड़ने में। जोहरी है वो। जोहरी हैं आप। जरा राजेश एक्सपोर्ट्स में ऐसा क्या हो गया, आज 5% की तेज़ी आई है? वैसे ये डायमंड के कारोबार में है, ऐसा कहीं सुना तो कहीं कुछ नहीं है कि कुछ हो रहा है। डिम्पी, जितना भी आप जोहरी या ये ज्वेलर्स के बारे में बोल लें, जो मेरी ट्रैकिंग है बेसिकली पीसी ज्वेलर और टाइटन तक है। राजेश एक्सपोर्ट्स बहुत ही एक 6 महीने में हिलने डुलने वाला एक स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बट पीसी ज्वेलर में एक जो अप मूव लगती थी 150 तक की, वो ओवर हो चुकी है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का हमने सबको मैसेज भी दे दिया था। बट डिम्पी, अभी भी जो कैश के स्टॉक्स है ना, उनमें फिर भी पकड़ है। मतलब कैश के स्टॉक्स में लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे और वहाँ कहीं ना कहीं सेम्बलेंस है, एक स्टेबिलिटी है, जो कि फ्यूचर के बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं है। सो हम और भी मेरा कुछ व्यू है, मैं शेयर करूंगा, बट सिंस आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक राजेश एक्सपोर्ट या ज्वेलरी स्टॉक्स पे था, तो अभी मैं कहता हूं कि एक बात को सबसे दूर ही रहना चाहिए। ओके, इस पे बंसल जी राय दे सकते हैं। हाँ, तो बंसल जी को पूछा जाए, बंसल जी ये स्टॉक भागे जा रहा है, क्या करना है? आपने इस पे सतर्क करने की राय दी थी, मुझे याद है। राजेश पे राकेश की राय। हाँ, अनिल जी सतर्क रहने की राय दी थी, उसके बाद स्टॉक गिरा भी था, बट मामूली गिरा था। और आज अनिल जी स्टॉक के अंदर एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अनिल जी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड करे। जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है 755 760 तक ये जो रैली है इजीली ऊपर में एक्सटेंड हो सकती है। ओके, टेक्निकली मजबूत है, लेकिन एक स्टॉक जो बहुत कमज़ोर है और वो है भारत फाइनेंशियल। मेरे ख्याल से आज सुबह, हाँ, चार्ट कॉर्नर में 1086 पर शॉर्ट करने की राय दी थी। 1065 का टारगेट था पहला, 1065 का टारगेट हासिल हो चुका है। कुणाल जी, राकेश जी, बधाई हो आपको, आपका चार्ट कॉर्नर सक्सेसफुल रहा, एकदम वो कॉर्नर से मेन रोड पे आ चुका है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने टारगेट हासिल किया, आज के आज ही हो गए, और क्या चाहिए। अब क्या करना है, कोई रिवाइज स्टॉप लॉस या पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना, जरा बता दीजिए जल्दी से। अनिल जी मुनाफा बांधना चाहिए, और इसके साथ साथ अनिल जी हमारा एक भारतीय इंफ्राटेल में भी अनिल जी एक दूसरा टारगेट 296 का तो अचीव हुआ है। पहला टारगेट पे अनिल जी मौका मिला नहीं कि सारे चालू करें। अरे पहले ढंग से भारत फाइनेंशियल पे तो सील लगने दो, ऐसे तो टारगेट आज आपके बहुत हासिल होने वाले, चिंता मत, पहले इसका बताओ। अनिल जी मुनाफे को बांधना चाहिए, अच्छा वाला 30 रुपए का अनिल जी इंट्राडे मुनाफा बहुत होता है, और कितने 2000 बन गए होंगे 30 रुपए के अंदर, तो मुनाफा बांध के बाहर आना। एक मिनट, आप 2000 में क्यों घुस रहे हो? 2000 वाला तो मेरा एरिया है। आप तो 20,000 और 2 लाख वाले हो। जब आप दोनों मिलके चार्ट कॉर्नर देते हो तो आप टारगेट 2 लाख का रखो, सिंगल आपकी BTST कॉल आए तो आपका 20,000 का टारगेट रखिए, छोटा वाला काम मेरे लिए छोड़ दिए। अच्छा, अब बताइए भारतीय इंफ्राटेल, हाँ, दूसरा कौन सा जो टारगेट हासिल हो चुका है, अब बताइए बंसल जी। अनिल जी भारतीय इंफ्राटेल अनिल जी, इसमें भी 305 306 के अराउंड हमने बेचने की राय दी थी, और 301 पहला टारगेट था, 296 दूसरा टारगेट था, तो यहां पर भी टारगेट अचीव हो चुका नहीं, टारगेट आपका 299 और 295 था। ये तो गुरुवार का है कॉल आपका, देखो लिखा हुआ है मेरे पास। 305 में शॉर्ट करने की राय थी, 312 का स्टॉप लॉस, 299 295 का टारगेट, पहला टारगेट हासिल। सही जवाब? नहीं सही। और अनिल जी दूसरा टारगेट 296 का था। हाँ, ये 295 मेरे पास 295 लिखा, हो सकता है 1 आध रुपया पर। तो अब इसमें क्या करना बताइए? अनिल जी मुनाफे को बांधना चाहिए, और हमारी स्टैम्प तो लगी चुकी है। हाँ, 295 वाला भी टारगेट आपका हासिल, ये बात टारगेट नंबर, क्योंकि 295 40 आज हासिल माना जाए। बंसल जी मन ही मन में सोच रहे होंगे मास्टर बड़ा सख्त है। देखो, एक है ना बहुत सख्त मास्टर एग्जाम ले रहा है। हमें है ना, जब 10वीं में पढ़ाया जाता था, उस एक सब्जेक्ट होता था, उसका नाम था बही खाता। हाँ, वो अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग बोलते थे उसको। तो उसमें एक कहावत थी कि पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। अच्छा, तो मतलब पहले लिखो और उसके बाद आप लेन देन करो, और भूल गए हो तो कागज में देख लो। तो मैंने वही किया है। हाँ, राकेश जी कुछ कहना चाहते थे, बताइए सर। अनिल जी आपके और आशु जी के एक चाहने वाले हैं, वो आपका और आशु जी का व्यू चाहते हैं इलेक्शन पर,
सीटों के आकलन पर मेरा तो BJP फाइनल है, सीटों मेरा के व्यू में आकलन कोई पर बदलाव तो- नहीं, 23 मई को रिजल्ट आएगा। आशु जी आप अपना व्यू दीजिए। अनिल जी, मेरा व्यू जो है ना वो मार्केट से रिलेटेड है कि मेरा व्यू डर का है। अनिल जी, पहले भी हम एक बार हमारी लाइफ में हो चुका है इंडिया शाइनिंग, तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। सो मैं सिर्फ उसी डर से एज ए डिसिप्लिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बोल रहा हूं कि इलेक्शन पे पंट ना करें, बहुत लाइट रहे और बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पोजीशन से जाएं। या तो लॉन्ग टर्म व्यू रहे तो उसमें 200 सीटों 250 सीटों उसके आंकलन की जरूरत नहीं है। और अगर आप बात शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मतलब अगर आप 100 रुपए की ट्रेडिंग करते हैं तो 5 या 10 रुपए की ट्रेडिंग करिए, वो भी ऑप्शन के थ्रू करिए, क्योंकि इलेक्शंस को प्रिडिक्ट करके मार्केट का रिजल्ट लाना और उस पर क्या होना बहुत डिफिकल्ट है। बट कहीं ना कहीं मैं अपने दिल की बात आपको अनिल जी बता रहा हूं, ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। मैंने इस मार्केट में देखा है इंडिया शाइनिंग के टाइम पे भी और उससे पहले भी, कि जो दिल कहता है ना वो कभी कभी वो नहीं होता। सो कहीं ना कहीं ये जो आपने भी पिछले दिनों में मैंने सुना डिस्कस किया था और ये लोगों से व्यू भी किया था कि ये जो 10,800 से 11,800 निफ्टी हो गया है, ये इसमें सर ये बीजेपी की या मोदी जी की जीत के भाव हैं इसके अंदर। चाहे आप और मैं जितना चाहें कि वो आए, लेकिन सर जनता और आवाम का कुछ नहीं पता, बहुत सारे सरप्राइजेस हो जाते हैं। उस सरप्राइज के लिए प्रिपेयर जरूर रहना चाहिए, बाकी होप फॉर द बेस्ट। आप जो बोल रहे हो उसको सरप्राइज नहीं कहते आशु जी, उसको शॉक कहते हैं। सरप्राइज तो वो कहते हैं जिसे हम सोच रहे हैं, जिसे पॉजिटिव साइड में माना जाता है। आप तो झटके वाली बात कर रहे हो। हाँ है ना। तो, बंसल जी, हाँ जी, आप सेटिस्फाइड हैं जो कुछ कहा आशु जी ने? नहीं अनिल जी, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूं, बट अनिल जी आपने बड़ी चतुराई से उत्तर से आप अनिल जी बच गए। नहीं, आप क्या जानना चाहते? अच्छा बताइए, आप क्या सवाल पूछिए, चलिए सवाल पूछिए। अनिल जी, मैं बेसिकली जानना चाहता हूं, जैसे मार्केट में मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग कुणाल जी मान रहे हैं क्लियर मैंडेट आएगा, तो आपका क्या अनिल जी विश्लेषण है? क्योंकि अब तो हम दिल्ली मुंबई बैठे हैं, आपसे मिलना नहीं हो पाता, तो आपका मैं आकलन जानना चाहता हूं अनिल जी, क्या आपका इलेक्शन पे टेक है? अभी लेकिन तक रिजल्ट आने के बाद तो अनिल जी मार्केट खुद ही डिस्काउंट कर देगा। 2 चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 चीजें, पहली बात तो ये कि अभी तक जो मार्केट मान के चल रहा है वो यही मान के चल रहा है कि सरकार बीजेपी की या एनडीए की बनेगी, मतलब मिल के बनेगी। लेकिन जिस तरह से फीडबैक आ रहा है लोगों से ग्राउंड लेवल पे, वो ये कि एकदम क्लियर कट मैंडेट से बन जाए वैसा नहीं लग रहा। 272 आपको चाहिए तो कहीं न कहीं उसके आसपास या थोड़ा सा आगे पीछे आकर एनडीए पहुंच जाए, लेकिन सरकार बनाने में मुश्किल नहीं होगी, कम से कम ऐसा दिख रहा है। तो बाकी तो फिर पता नहीं, क्योंकि अभी इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि किन सीटों पर कितना परसेंट वोट गिर रहा है, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हो रहा है और वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से अनुमान थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं लोगों के। क्योंकि देखिए एग्जिट पोल तो अब सब 16 तारीख के आखिरी इलेक्शन के बाद ही आएंगे, आखिरी चुनाव के बाद। उससे पहले आप एग्जिट पोल दिखा नहीं सकते, करने वाले करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो वोटिंग परसेंटेज बंसल जी कम हो रहा है ना, उसको लोगे उसकी वजह से बहुत पिक्चर में क्लैरिटी नहीं आ रही कि एग्जैक्टली रिजल्ट कैसे होंगे। वोटिंग परसेंटेज पूरा हो तब तो आप अंदाजा ज़्यादा लगा सकते हैं। वही वाली बात है कि जितना बड़ा सैंपल उतना आपका रिजल्ट का अंदाजा लगाना आसान काम है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ईमानदारी की बात तो ये है, ये ढंग से मार्केट का विश्लेषण सीख लें, वही बड़ी बात है। चुनाव का हम कहाँ सीखेंगे? तो चुनाव तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, हमारे लिए मार्केट ही ठीक है। क्यों? अच्छा, जब आप मार्केट की बात करें तो विश्लेषण की बात कर ही लेते हैं। कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो फिर और आप कर ही लो जल्दी से, क्योंकि जिस तरह से बंसल जी सवाल पूछ रहे ना, हाँ। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता आप ही की हो रही है। नहीं, मेरे से क्या पूछेंगे? नहीं, आपसे सवाल पूछेंगे नहीं, सवाल पूछने का काम उन्होंने शुरू कर दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये है। ये चिंता ये हो रही तो है सुबह सुबह इसलिए Naukri.com के बार बार जरूरत पड़ती है, शेयर पे पता नहीं ऐसे क्यों नजर चलेगी। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। बार बार Naukri.com पे नजर गई थी। चलिए बिगुल के साथ, तो बिगुल के साथ करते हैं शुरुआत। पहले जरा इंटरनेशनल मार्केट्स देख लेते हैं। पहले यूएस मार्केट्स का एक व्यू देखते हैं कि यूएस में के फ्यूचर्स क्या है इस समय, क्योंकि आज बाजार वहाँ पे बंद है, मंडे ईस्टर के कारण आज पे छुट्टी है। लेकिन फ्यूचर्स में जो कामकाज हो रहा है थोड़ी कमजोरी का है, ये आधे से 4.5% के नुकसान के साथ है। यूरोपियन बाजार भी आज अमूमन बंद ही थे मंडे ईस्टर के कारण, और जो भी बाजार एशिया के आज खुले हैं उनमें कुछ ज़्यादा आपको ट्रेंड दिखा नहीं। कुछ ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट्स को हमको बहुत गौर से देखना पड़ा हो कि हाँ इसकी वजह से आज हमको कुछ खास बड़ी मजबूती दिखी। ये 2 बाजार थे जो आज ट्रेड करते हुए दिखे।
हाँ, अब आते हैं दूसरे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, C2 फैक्टर्स, वो है करेंसी एंड क्रूड। क्रूड अभी भी $74 के आसपास है, किसी तरह की कोई हल्कापन इसमें नहीं दिख रहा। आज की रिसर्च, आगे के समीकरण ये कहते हैं कि शायद थोड़ा जल्दी जल्दी दबाव आए भी नहीं। अब आते हैं करेंसी पर। करेंसी आज 40 पैसे कमज़ोर खुला, वापस 50 पैसे तक गया, अभी 24 पैसे की कमज़ोरी के साथ कर रहा है ट्रेड। ये हफ्ता एक्सपायरी का भी है, इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। और इस हफ्ते के बाद फिर से एक लंबी छुट्टी का दौर भी शुरू हो जाएगा, जो कि एक्सटेंडेड वीकेंड के तौर पर आप देखेंगे। कम से कम मुंबई में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाएगा। सर, निफ्टी से करना चाहते हैं शुरुआत? बिल्कुल, निफ्टी से शुरुआत करना चाहते हैं। जैसा आप कहें आज का है ये 11,727, जहाँ खुला वहीं बेचना चाहिए, नीचे आएगा। 11,622 का आज का लो है, जिसके बेहद करीब आप ट्रेड कर रहे हैं। आखिरी उम्मीद अब बता देता हूँ आपको, और वो है 11,600, जहाँ पर 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। ठीक है, एक समस्या बहुत बड़ी भारी खड़ी हो गई है डिम्पी जी, और ये समस्या दोहरी है एक है, लेकिन इम्पैक्ट डबल है, और वो है 11,700 को तोड़ना। 11,700 को तोड़ना डबल इम्पैक्ट वाला क्यों है? 11,700 के पुट पे 20 लाख शेयर अभी भी खुले हुए हैं। ये लोग रिस्क पर हैं, जिन्होंने पुट बेचे हुए हैं अनलिमिटेड रिस्क पर। 11,800 के पुट पे 17 लाख शेयर है, यानी कि करीबन 35 लाख शेयर तो अभी भी रिस्क पे हैं, जो लॉन्ग हैं और नुकसान में बैठे हैं, और नुकसान में भी अच्छे खासे बैठे हैं, क्योंकि आप 11,625 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो जैसे आप ऊपर आएंगे, अब आप ये भूल जाइए कि आप 11,700 पार करेंगे। कम से कम आज तो आपसे होने वाला नहीं है, और कल भी हो जाए तो बड़ी बात है। दूसरी डबल रिस्क जो मैं कर रहा हूँ कि एक तो ये होगी कि तेजी की पोजीशन बहुत ज़्यादा है, 11,700 11,800 के पुट पे अभी भी खड़ी हुई है। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो 11,700 के कॉल ऑप्शन पे है। आज में 30 लाख शेयर जुड़ गए हैं कॉल में, 11,700, मतलब आज इतनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई। तो अब आप जब तक 11,700 के पार न निकले, तब तक तो न तो मंदी काटनी है, न तेजी के बारे में सपने में भी सोचना। जागते हुए तो आप नहीं सोचेंगे, सपने में भी मत सोचिए। 11,700 जब तक पार ना हो, स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि 41 लाख शेयर 11,700 के कॉल पर है, वो एक सबसे बड़ी रिस्क है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पर है, तो एग्रेसिव ज़बरदस्त वाली कॉल राइटिंग हुई है। तो आपको 11,700 का स्टॉप लॉस रखना है, बेचना है। अब आप ये कहेंगे 25 पॉइंट के लिए क्या बेचूं मैं, क्योंकि नीचे तो 25 ही बचा है। बात तो सही है, तो या तो आपको प्रीएम्प्ट करके 75 पॉइंट के लिए बेचना है। आप ये मान के चलें 11,600 भी टूटेगा, फिर 11,550 मिल जाएगा, तब तो ठीक। नहीं तो फिर ये मेरा मानना है कि थोड़ा ऊपर आने दें, 11,550 11,650 11,675 की रेंज में आपको निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए। तो अभी की स्ट्रेटेजी आप नोट कर लीजिए, 11,650 11,675 की रेंज में बेचिए, 11,700 का स्टॉप लॉस है, 11,600 और 11,550 के टारगेट के लिए। दूसरा तरीका ये कि 11,625 पर अभी बेचिए एक लॉट, 50 पे भी बेचिए दूसरा, 75 पे भी बेचिए तीसरा, 3 लॉट बेचिए, 11,700 का स्टॉप लॉस लगाइए, और आपको 11,600 से 11,550 के बीच में काटना है। तो करनी मंदी है जब तक आप 11,700 के नीचे हैं। 11,700 के ऊपर निकलने पे ही हम सोचेंगे हमें तेजी करनी है कि नहीं करनी। सिंपल, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, लेना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट करना, और देखना कैसे उसको शॉर्ट करना, वो भी आपको बता दिया। 25, 50, 75 और सबका स्टॉप। और सबसे बड़ी चीज़ है डिम्पी, आप तो छुट्टी पे थे, लेकिन रजत इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि गुरुवार के दिन सुबह सुबह जो शॉर्ट कॉल आई थी बैंक निफ्टी पर 30,620 पर, 620, हाँ 30,670 लाइफ टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, उससे 30-40 पॉइंट वो खाली नाम के लिए हुआ था। वहाँ पे हमने जो शॉर्ट कॉल दिया था, वहाँ से आप देखिए करीबन 900 पॉइंट, 900 पॉइंट अभी तक तो 2 सेशन भी पूरे नहीं हुए, 900 पॉइंट नीचे वहाँ पर। 30,669 30,670 का हाई है, वहाँ से मुश्किल से 40-50 पॉइंट नीचे शॉर्ट कॉल दिया था। यहाँ पर आप भेज दीजिए। और SBI दिया था 312 पर शॉर्ट कॉल, जो 305 और 300 का टारगेट था। आई डोंट नो, SBI 305 302 फ्यूचर्स के टारगेट है, उसके 310 नीचे तक आया है। ठीक है, तो ये है आपके लिए निफ्टी। अब आइए, अब दूसरा निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ है जो निफ्टी में, जब तक 30,000 के पार ना निकले आप तेजी का सोचिए भी मत। ठीक है, बैंक निफ्टी में समस्या क्या है? बैंक निफ्टी में समस्या ये कि 29,800 जो ये तोड़ा है ना अभी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर 29,800 के नीचे आप बंद होते हैं, टिकते हैं, तो 4 लाख शेयर तो 29,800 के, 2 लाख शेयर 29,900 के, 6 लाख शेयर 30,000 के, यानी कि लगभग 12-13 लाख शेयर ऐसे हैं जो रिस्क पे आ गए, जो पुट में खड़े हुए हैं। तो अब जब तक आप 30,000 को पार नहीं करेंगे, आप मंदी में हैं, तो नीचे की तरफ आपको अब 29,500 तक का रास्ता खुलता हुआ दिखता है। तो 29,500 29,550 अगला अहम सपोर्ट है। 29,800 बचे हुए समय के लिए निर्णायक लेवल है। अगर उसके नीचे है तो खराब है, रिस्क और नीचे की खुल रही है।
ठीक है। तो इसमें भी मतलब लेना तो 30,000 के पार होने के बाद ही सोचेंगे कि शॉर्ट काटना लेना, उससे पहले कुछ नहीं। 30,000 इसके लिए और 11,700 उसके लिए, दोनों के ऊपर तब तक नहीं आए तब तक किसी भी तरह की तेज़ी के लिए आप ना उतरे मार्केट के अंदर। फिलहाल शॉर्ट ही किया जा सकता है। निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी आपको बता दिए, इसमें आप एक बार शॉर्ट करके भी चल सकते हैं। तो गिरावट बाजार के अंदर हावी होती हुई दिख रही है क्योंकि 130 अंकों का नुकसान अभी निफ्टी पे आ चुका है। आज दिन भर हम यही वेट करते रहे कि कब आएगा पुल बैक, कब आएगा पुल बैक, बट पुल बैक आया नहीं। बाजार और खिसकते खिसकते नीचे चला गया। महिंद्रा लाइफ स्पेस के नतीजे आए हैं। आज सुबह सुबह संदीप जैन इसके बारे में बात कर रहे थे कि ग्रुप की ठीक कंपनी है, रियल एस्टेट का डिवीजन भी इनका ठीक है, मुनाफा और आय दोनों आपके आंकड़े सामने है। 162 करोड़ से बढ़कर 234 है। थोड़ा सेटल हो गया ये क्योंकि एकदम से रिएक्शन देता है, वॉल्यूम इसका लो होता है। इसका अबीटा, इसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो 22 करोड़ से घटकर सिर्फ 8 करोड़ है। यानी कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। मार्जिन भी घट गए हैं। ये पहले 14% मार्जिन कमाते हैं, यानी कि हर 100 में से 14 रुपये बच जाते थे, अब 3.5 रुपये इनको बच रहे हैं। तो ये भी एक मुश्किल की बात है। 6 रुपये का डिविडेंड दिया है, मुनाफा भी कम हुआ है। कुणाल जी एक बार जरा देखिए तो इसमें कुछ जान है या फिर छोड़ दिया जाए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए डिपी। देखिए मुझे लगता है कि 355 पर एक सपोर्ट है और 355 से नीचे जाने की संभावना मुझे कम दिखती है, इसलिए डाउनसाइड भी मुझे कैप नजर आती है। ऊपर मुझे लगता है कि जब तक 375 के ऊपर ये ट्रेड ना करे तब तक कोई खरीदारी का कारण नहीं है। तो इन स्तरों पर किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं बनता है। और जैसा आपने कहा कि बहुत कम वॉल्यूम इस काउंटर में आमतौर पर रहते हैं, तो क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है, मेरी राय में ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, दूर रहना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको छोड़ ही देना चाहिए। हालांकि सुबह फंडामेंटल बेसिस पर संदीप जैन हमसे कह रहे थे एक बार इस शेयर को रखें ज़रूर, इसका नंबर्स का भी इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन नंबर्स उतने ठीक नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स को अलग तरीके से सोचना होगा, ट्रेडर्स को अलग तरीके से सोचना होगा। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस कमज़ोर नतीजे और नतीजे के बाद मार पड़ती हुई दिख रही है। मार तो पूरे बाजार पर पड़ रही है, लेकिन इस मार पड़ते हुए माहौल के बीच में कुणाल जी के पास शायद कोई कॉल है, शायद नहीं, पक्का है। पक्का है? हाँ पक्का है। ठीक है, तो बिगुल के साथ ही चले। से वो हाथ मिला रहे हैं उस हिसाब से पक्का ही है कॉल। BTSTT वाली बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, बिकवाली की राय है और मुझे लगता है कि अब जो ये गिरावट है ये फैल रही है फार्मा कंपनीज में। ग्लेनमार्क फार्मा में हमने अभी अभी बड़ी गिरावट देखी है और वहां हम चूक गए हैं। लेकिन एक काउंटर जहां हम नहीं चूकेंगे वो है वॉकहार्ट फार्मा, जिसको मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करना चाहिए। वॉकहार्ट में एक क्लियर ब्रेकडाउन चार्ट्स पर आता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि वॉकहार्ट में आपको काफी बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। जो सपोर्ट है वो मौजूदा भाव से काफी नीचे नजर आते हैं। तो पहला सपोर्ट 422 पर है, तो वो पहला टारगेट होगा। 416 रुपए दूसरा लक्ष्य होगा। तो 422, 416 ये दो टारगेट्स हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि काउंटर 400 तक नीचे जाएगा। 438 पर स्टॉप लॉस रखकर मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करने की राय है वॉकहार्ट फार्मा। ठीक है, वॉकहार्ट बेचा जा सकता है। वॉकहार्ट शायद एफ एंड बैन से बाहर भी बाहर बेच सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं आप, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तनाव के आराम से बेच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 422, 416 दो टारगेट है। इसको बेचा जाए। 438 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। इसको बेचते समय इस चीज़ का ध्यान रखना बस, अदरवाइज इसको भी बेच सकते हैं। 135 अंकों की गिरावट के साथ अभी ट्रेड करता हुआ बाजार दिख रहा है आपको। ठीक है, अब जरा कमजोरी के शेयर भी पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे कमजोरी आपको देखने को मिल रही है। आज टायर वाली कंपनीज भी कमजोर हुई हैं क्योंकि क्रूड का असर इन पे भी है। आशीष सर, ये ऑटो एंसिलरीज में टायर कंपनीज को लेकर आपका व्यू क्या है? ये भाव से करेक्ट हुए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इस बार जब हम लाइफ टाइम हाई लगा रहे थे कि सारी की सारी टायर कंपनीज जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। यस डिम्पी, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उससे पहले डिम्पी मैं एक दो चीजें पूछना चाह रहा था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डिम्पी, मैं ये जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक तो मुझे कुणाल जी से भी और अनिल जी से भी राय भी लेनी है और एक व्यू शेयर करना है। अनिल जी, सिर्फ अभी आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे तो आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि लेना नहीं है। लेकिन अनिल जी, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे इतने सारी कॉल्स बिकी हैं और जब कवरिंग करने आएंगे तो फट जाएगा। ऐसे मैंने लास्ट वीक भी आपसे पूछा था कि सर आप ये कब बोलेंगे कि ये जो पुट बिके हुए हैं इनका सर बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा, और ये चांसेस पूरे बन चुके हैं अनिल जी इस बार। जो नीचे की स्ट्राइक वाले हैं उनका इस बार बहुत खराब हो सकता है, बिल्कुल खराब हो सकता है। अभी बोला था, देखिए 11,800 वाले पुट 35-37 लाख शेयरों पुट में ये खड़े हैं जो रिस्क पे आ गए, भारी भरकम रिस्क पे। अनिल जी, इस बार मुझे तो लगता है येस बैंक में भी बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुके हैं।
मेरा तो मन सुबह से मतलब 250 से सेलिंग का था, लेकिन क्या 242 पे भी सेल करना चाहिए? मेरा पहला सवाल कुणाल जी से है, या ऊपर करना चाहिए? करना सेल है, क्योंकि इसमें वापस लोग फंसे हैं। और अनिल जी, HDFC मेन, इसमें भी बहुत बड़े लोग फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि जो ऑल बायर सेटिस्फाइड वाला दिन था ना, उस दिन आपने बात की थी और उसी दिन मैंने कहा था कि उससे ज्यादा लोग HDFC मेन में फंस चुके हैं। तो HDFC भी नीचे लगता है। सिर्फ एक एक्सिस बैंक को छोड़ के अनिल जी सबके सारे बैंक नीचे लगते हैं। तो मैं जैसे कुणाल जी के जी क्वेश्चन पूछने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता था कि वो निफ्टी कब आएगा, तो जो मैं बैंक निफ्टी बोल रहा हूं सर, वो ऐसा नहीं है। उसके पीछे कारण है कि मुझे बहुत सारे बैंक से वीक लगते हैं। और डिम्पी, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इन टायर स्टॉक्स ने बिल्कुल पार्टिसिपेट, बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी, तो इनमें दम नहीं है। अदर देन सेलेक्ट स्टॉक जिसमें सेलेक्ट मूव हो सकती है, मुझे सारे के सारे स्टॉक, अनिल डिम्पी मैंने पूरा व्यू शेयर किया, जो अभी अनिल जी ने भी कहा कि लेना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी ले लिया डिम्पी, मुझे इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगले 20-25 दिन तक जब तक वो रिजल्ट नहीं आता, देयर इज ए 90% और मोर देन 90% चांस के एग्जिट नहीं मिलेगा। तो मौका देख के एग्रेसिव कॉल सेल करके अपना ट्रेड किसी का फंसा हुआ है तो मैनेज करना है, लेकिन लेना नहीं है नया कुछ। बात तो सही है, लेकिन इसमें आपने जो कुछ कहा उसमें एक ट्रेड जो मुझे समझ में आता है, जहाँ पे मैं अभी बात रही कि गिरा हुआ बहुत है 6%, लेकिन यस बैंक में जगह अभी भी है। एक, जरूरत से ज़्यादा लॉन्ग है। दूसरा, जिस तरह का आज क्रैक दिखाया, ये इसको है ना वो शुक्रवार का दिन पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। शुक्रवार है 26 तारीख और आएंगे इसके रिजल्ट, तो कहेंगे ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो रिजल्ट के पहले जिस तरह की कमजोरी होती हुई दिख रही है, ये येस बैंक में मुझे थोड़ी चिंता की बात दिख रही है कि लगता है ये येस बैंक यहाँ से। अनिल जी 100%। जी सर, ये बताइए जी। 100% मुझे इसके रिजल्ट में डर है। और अगर किसी को अगर थोड़ा सा लेस रिस्की ट्रेड करना है तो एक्सिस लॉन्ग और येस बैंक शॉर्ट भी कर सकते हैं। बट मुझे अनिल जी, आपने जो बिल्कुल नबज पकड़ ली है, मुझे भी इसके रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ लगती है या कहीं प्रीएम्प्ट लगता है कि खराब है। और जब 270 के प्लस पे भी हमने बोल दिया था कि टायर्ड सिग्नल्स आ रहे हैं येस बैंक के, लेना नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद जब 250 टूटा तो एक क्लियर कट सेल बन गया था। अब मुझे नीचे के सपोर्ट लेवल्स अगर कुणाल जी बता दें कि कहां तक जा सकता है, बट डेफिनेटली इसमें भी एक सेल ट्रेड बन चुका है। अनिल जी, कुणाल जी बताइए कितना जाएगा? अरे जी देखिए, बिल्कुल नीचे जाना चाहिए। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, येस बैंक में जो बड़ा सपोर्ट है वो सीधा 230 रुपए के रीजन में है। तो 240 अगर ये तोड़ देता है जहां पर कि अभी ट्रेड कर रहा है, तो सीधा 230 का लेवल है। 230 हालांकि मेरी राय में एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है और हो सकता है कि 230 पर ये एक बार आकर के रुक जाए। और क्योंकि बैंक निफ्टी भी मेरी राय में एक बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इन स्तरों पर शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो डाउनसाइड है वो मुझे लगता है कैप्ड है। और अगर उछाल आया तो यहां से 10% तक की तेजी भी येस बैंक पे बन सकती है। सावधानी से ट्रेड करने की राय। ठीक है, हालांकि हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस नंबर्स का क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। और लेकिन येस बैंक को लेकर ऑलरेडी आपको एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल व्यू भी मिला है, और साथ ही साथ एलजी भी कह रहे हैं कि इसके अंदर भी थोड़ी और गिरावट है, क्योंकि इसके अंदर गिरावट दिखेगी। खैर, गिरावट का क्रम नहीं थम रहा बाजार के अंदर। 140 अंकों के नुकसान के साथ ऑलमोस्ट डे लो पे आके हम कामकाज कर रहे हैं। 433 अंकों का नुकसान है, किसी तरह की कोई राहत नहीं है। आज रुपये ने थोड़ी हिम्मत तो दिखाई, लेकिन कच्चे तेल के आगे वो भी अब बिल्कुल नेस्तो नाबूद होते हुए दिख रहा है। किसी तरह का कोई बड़ा मूव नेस्त नाबूद, ऐसा लग रहा है कि राजपूत और मुगलों के बीच में युद्ध में जो हाँ सर, कुछ वैसा ही हो रहा है, इस तरह का है ना। वैसे ही मतलब आज मार्केट की स्क्रीन को देखने के पर 1 मिनट के लिए भी आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि लॉन्ग्स वाले पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्यों उन्होंने माल खरीदा। मुझे तो गुरुवार वाला बैंक निफ्टी पे यकीन नहीं हो रहा है, क्या सही वक्त पे शॉर्ट कॉल आया था। बहुत ही बढ़िया। मतलब अब तो जैसे जैसे वो 28,500 जो बोल दिया आशु जी ने, पता नहीं पहुंच ना जाए कहीं उधर, ऐसा है। बट एनीवे, ठीक है। इस बीच हमारे साथ आज फाइनल ट्रेड में जो मेहमान हैं, एक बार मैं वापस उनसे रूबरू करा दूं। राकेश बंसल जी, कुणाल जी हैं और साथ ही सचिनंद उतेकर हैं, आशु मदान भी हमारे साथ हैं। उन सबसे हम बातचीत कर रहे हैं और लगातार समझ रहे हैं कि इस समय की क्या करनी चाहिए। खैर, इस बीच 5 बड़ी वजह भी आपके सामने रख लेते हैं। बाजार के अंदर आज क्यों गिरावट है, ये 5 की 5 बड़ी वजह आपको ग्राफिक्स के साथ दिख रही हैं। तो आपको लिखा हुआ भी, बाकायदा उसका पिक्चर भी आपको दिख रही है कि किस वजह से आज बाजार कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए बिकवाली का मामला, जो गहराता हुआ दिख रहा है और तेजी से गहराता हुआ दिख भी रहा है।
तो आईटी कंपनीज पे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आज आईटी कंपनीज में थोड़ी स्ट्रेंथ है। विप्रो आज आपका शेयर 1 से 1.25% तेज़ है, टीसीएस तेज़ है, टाटा एलेक्सी भी तेज़ है। अगर कोई एक आईटी कंपनी खरीदनी हो सचिन, तो फिर कौन सी खरीदी जाए? देखिए, मुझे लग रहा है अभी भी टीसीएस का स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। आई थिंक ऊपर के लेवल्स अगर देखें तो 2230 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। नीचे अगर हम देखें तो आई थिंक बेस थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूर हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2100 के आसपास। एंड किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन विदाउट लुकिंग एट निफ्टी वो मेंटेन करनी चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर कंसिस्टेंटली ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। 2230 तक इसमें जगह है, तो बने रहिए। लॉन्ग्स टीसीएस में अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो वहाँ पर इनफैक्ट लॉन्ग करने चाहिए रादर देन एनी शॉर्ट पोजीशंस। ओके, तो टीसीएस सर, ये जो आप सब सारा जो बेचेंगे आशु जी, और जो कुछ भी अपना ट्रेडिंग पोजीशन बेचेंगे जिससे मार्जिन आपका फ्री हो जाएगा, डिलीवरी बेचेंगे जिससे आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो इनसे फिर खरीदेंगे क्या? ये आईटी वाले खरीदेंगे आप? नहीं अनिल जी, आईटी वाला नहीं। देखिए, मेरा एक आध जो इलेक्शन प्रूफ पिक है अनिल जी, अभी भी वो ऑरो फार्मा है। वो अभी भी 781, 85, 83 ऐसे चल रहा है। बीच में 800 गया था, हमने 780 पे लेने की राय थी, वहां पे चल रहा है। बट अनिल जी, मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड रहना चाहिए, पैसे हाथ में रखने चाहिए। कहीं मार्केट भाग नहीं रही है। ऑल सेड एंड डन अनिल जी, हम 31,30,000 निफ्टी जहां पे आपने बात की है वहां थे, हम 11,000 निफ्टी पे हैं। अनिल जी, इलेक्शन जीतने के बाद भी वापस बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे। वैल्यूएशन गेम शुरू हो जाएगी, अर्निंग गेम शुरू हो जाएगी। इस वक्त सिर्फ इवेंट है, और इवेंट में 1000 पॉइंट की हम बढ़त ले चुके हैं। तो अनिल जी, पैसा हाथ में रखना है, मतलब कैश इज किंग। सो पैसा संभाल के रखिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है अभी लगाने की। कुछ भी नहीं लेंगे, मुझे डर ही था आप कुछ लोगे नहीं एक्चुअली। तो मैंने चांस लिया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, शायद अगर कोई आईटी शेयर आपको पसंद आ जाए ले लो तो अलग बात है, लेकिन नहीं, मतलब लेने के मामले में थोड़े आशु जी कंजूस ही हैं वैसे बहुत। जब तक कॉन्फिडेंस पूरा ना है ना, तब तो कोई शेयर खरीदना जल्दबाजी नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, करनी भी नहीं चाहिए बाजार के मूड माहौल को देखते हुए। लेकिन हाँ, कुछ और स्टॉक है जहाँ पर कमजोरी अच्छी खासी है, और वो है HP, BP, IOC। HPCL तो आपको सुबह बता दिया था कि आज का हीरो है, बेच दीजिए, जितना बेचना है बेच दीजिए, और ये तो नीचे जाएगा ही। लेकिन अब सचिन जी, HP, BP, IOC में से किसी को बेचना है या बेचा हुआ इसको कवर कर लेना है, फ्रेश शॉर्ट करना, आपका व्यू क्या है? तीनों में से कौन सा सबसे सही है वो आप तैयार कीजिए, जब तक हम बता दें कि सुबह आपको HPCL पे क्या राय दी थी कि जहाँ खुले वहीं बेच दीजिए। देख लीजिए HPCL यहाँ शॉर्ट करने की राय है। मालूम है HPCL, BPCL, IOC में क्या हो रहा है? एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, वो ये कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए कच्चा तेल ऊपर बढ़ रहा है। तो दाम पिछले कई दिनों से दाम नहीं बढ़े हैं, मतलब न घट रहे हैं न बढ़, घटने का तो कोई स्कोप ही नहीं, कच्चा तेल ऊपर जा रहा है, बढ़ा ही नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि HPCL परफेक्ट शॉर्ट है आज के लिए। 270 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए, 258, 252 ये मिनिमम इतने टारगेट पे। HPCL शॉर्ट करने के राय जो स्टॉक ऑफ द डे था, दोनों टारगेट हासिल हो चुके हैं, 258 और 252 के। नीचे में 248 तक का लो बनाया है। तो ये था HPCL बेचने का मामला, और जो सारे टारगेट हासिल हुए। अब बताइए सर क्या करना है? देखिए, क्लियरली ट्रेंड और मोमेंटम सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा नेगेटिव है, बेरिश ही है। बट जिस तरीके से IOC में एक ब्रेकडाउन हुआ है, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन हुआ है 152 लेवल्स के आसपास, मुझे लग रहा है उसके टारगेट्स अराउंड 143 के आसपास आते हैं। तो अगर किसी को पोजिशनली शॉर्ट रहना है तो मुझे लग रहा है IOC एक अच्छा कैंडिडेट होगा। इनफैक्ट जो ब्रेकडाउन लेवल है अराउंड 152 का, वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी गिरावट पेंडिंग है। मुझे लग रहा है यहाँ पर BPCL में अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है या HPCL में शॉर्ट पोजीशन है, थोड़ी सी कवर कर लीजिए। एंड IOC में थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन रखनी चाहिए। ओके, IOC में बेचिए, BPCL और HPCL है तो वो कवर कर लीजिए। IOC में अभी भी थोड़ी और नीचे जाने की जगह है, तो ये फोकस आप कर लीजिए। लेकिन आइए, दो खास चीज़ें चल रही बाजार में। एक तो रिजल्ट सीजन हमारी कंपनियों का, दूसरा रिजल्ट सीजन जो आने वाला है वो है चुनावों का। तो कंपनियों के रिजल्ट का अंदाज़ा लगाना तो फिर भी आसान काम है, पता रहता है आपको कि
क्या कैसी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट का अंदाज़ा लगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि आशु जी ने तो कोशिश की है, मैंने तो कोशिश भी नहीं की लगाने की, मैं तो सवाल को ही टाल गया जो बंसल जी ने पूछा था। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो चुनाव का रिजल्ट कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो होते हैं इलेक्शन प्रूफ शेयर। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो इलेक्शन के पहले ही चल जाते हैं, इलेक्शन के पहले ही आपको पैसा कमा कर दे देते हैं, बाद में जो भी हो। तो ऐसे ही शेयर हमने चुने हैं मुनाफे का चुनाव में, जहां हर रोज़ डिम्पी आपको बताते हैं कुछ बेहतरीन शेयर, खाने पीने से लेकर अलग अलग तरह के, जो आपको पता ही है। पहले दिन ग्लोबल स्प्रिट बताया, दूसरे दिन प्रताप स्नैक्स बताया, दोनों जोर से भागे, फिर ग्लोबल वैक्ट्रा बताया जो उड़ता ही रहा, अब जाके थोड़ा ज़मीन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही इस कड़ी में एक और शेयर, आइए देखिए मुनाफे का चुनाव। तो डिम्पी, कोई एक स्टॉक को छोड़ दीजिए, स्टॉक की रिसर्च तो हमें पता है आपकी, चुनाव से रिलेटेड कोई ऐसी खास रिसर्च, कोई खास कंपनी जिन्हें चुनाव से बड़ा फायदा होता हो? देखिए, चुनाव ना कई लोगों के लिए एक त्योहार की तरह होते हैं और त्योहारों में अमूमन गिफ्ट दिए जाते हैं। अच्छा। एक दूसरे को गिफ्ट आप देते हैं, तो ऐसा ही ये डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र का चुनाव जो आप देख रहे हैं इस समय, ये एक त्योहार की तरह है। तो कई नेतागण अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गिफ्ट बांटते हैं लोगों से, उनको बताते हैं कि देखिए ये हम त्यौहार मना रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे सहभागी हैं, आप हमारे मित्रगण हैं। तो वो त्यौहार में गिफ्ट दिया जाता है। बस गिफ्ट का चलन बदलता गया। आज से 20 साल पहले जो त्योहारों में गिफ्ट दिए जाते थे, आजकल बदल गए हैं, क्योंकि घर घर बिजली पहुंच चुकी है, इसलिए अब गिफ्ट भी बिजली से ही जुड़े हुए थोड़े से ज्यादा हैं। मेरे पास जो पूरी सूची है, मैं उन सभी शेयर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले कंपनी का नाम बता दूं, वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। आप इस पे ध्यान रखिएगा, ये वो सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि चुनावों के अंदर अमूमन नेतागण आपको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटते हुए दिखेंगे। पहली बात, चुनाव में ये सामान बांटने का चलन कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। अगर कोई 20-25 साल से चुनाव देख रहे होंगे तो खैर उनको अच्छी तरह से पता है कि किस किस तरह से चीजें घर तक पहुंच जाती हैं। साड़ियां, कुकर, साइकिल, बहुत कुछ जाता है। छोटे शहरों में अब घर और किचन से जुड़ा हुआ सामान जो है वो ज्यादा पहुंचाया जाता है, क्योंकि देश की आधी आबादी भी इससे जुड़ी हुई है चुनाव से, महिलाएं, इसलिए किचन को भी छोड़ा नहीं जाता। और बजाज इलेक्ट्रिक के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं उनके नाम, जूसर, मिक्सर, प्रेस, एलईडी लाइट, पंखे, ये सारी की सारी चीजें चुनावों में बढ़ती हैं और इन सारी चीजों को नेतागण अपने अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है बजाज इलेक्ट्रिक का। कहा जाता है कि आप कोई सामान देते हैं, जैसे आप किसी को बोलें कि आप ये प्रेस रख लीजिए, तो ये सिर्फ नाम की नहीं है, आप बजाज की प्रेस रख लीजिए तो अपने आप में कॉन्फिडेंस और वेटेज थोड़ी बढ़ जाता है। इसलिए बजाज का नाम इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर अपने आप में काफी हो जाता है, भरोसा बहुत है। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 115 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके बाद में चरण होंगे, लेकिन थोड़ा शहरी हो जाएंगे, यानी कि इससे पहले और जो 23 तारीख यानी कि कल जो चरण में वोट डालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइमली ये शेयर के हिसाब से आप ध्यान रखें। दूसरा, एक रिपोर्ट हमने पता की कि अमूमन चुनावों में होता क्या है, तो उस रिपोर्ट से पता लगा कि 20% तक बिक्री इसी चुनाव की वजह से बढ़ जाती है, जो कि रेगुलर बिक्री से बढ़कर है। इसलिए हमने इसको एक त्योहारों का नाम दिया, जैसे दिवाली पे आप बर्तन खरीदते हैं, धनतेरस पे, कुछ वैसा ही बिक्री चुनावों में 20% तक बढ़ जाती है, एक रिपोर्ट से हमको पता लगा। रिटेल के अलावा कंपनी के सरकारी ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा हैं। एक बड़ी वजह यह भी थी चुनने की बजाज इलेक्ट्रिक का, इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। खैर, इसके हमने एमके की एक रिपोर्ट को भी सर्च किया, देखा 735 का उन्होंने टारगेट दिया। हमने कुछ एक आंकड़े भी निकाले, फाइनेंशियल आंकड़े हैं वो सारे के सारे, उसमें प्रॉफिट है, उसमें आय है, वो भी अपने स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। इस समय जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं तिमाही प्रॉफिट का है 7 करोड़, 40 करोड़, 34 करोड़, 63 करोड़ रुपया। बढ़ते हुए क्रम में इसका मुनाफा है, अभी इसका प्रॉफिट आना बाकी है। और इसका आय का भी आप क्रम देखिए, अभी हजारों में बनाने वाली कंपनी है। 1606, 1140, 1600 करोड़ रुपए के आसपास, अब 2161 करोड़ रुपया इसने पिछली तिमाही में पैसा बनाया। तो बजाज का नाम, चुनावी फ्लेवर और ये आंकड़े, ये सब बताते हैं कि इस शेयर पे जरूर ध्यान रखा जाए। और आप देख सकते हैं स्टॉक बेहद मजबूत होता हुआ दिखा है, लाल निशान से तेजी से हरे निशान में आया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ये वही बल्ब बनाते वही ना? बिल्कुल, ये बल्ब भी बनाते हैं, एलईडी भी बनाते हैं, प्रेस, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, सब कुछ इनके पास है। पंखे भी हैं, बजाज के पंखे तो पहले बहुत फेमस हुआ करते थे। ओके, तो चुनाव के वक्त इनकी खपत बढ़ जाती है? बिल्कुल खपत बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में गिफ्ट के तौर पर बांटा। पूरी रिसर्च करके आए आप? हाँ सर। ओके, आशु जी, कोई सवाल पूछना है आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे या चुनाव की इस प्रोसेस पर, जो जिसे डिम्पी जी कह रहे हैं कि ये त्योहार की तरह मनाया जाता है?
नहीं अनिल जी, अब वो प्रिडिक्टेबल सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो अब ना मुझे लगता है पर्सनल जाके पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर ओरिजिनल वॉइस नहीं निकल के आ रही है डिम्पी जी की सर। या तो अब पूरी तरह एक्ट करें, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर वो लिकर स्टॉक्स के या लाइफस्टाइल पे करते हैं तो आवाज नहीं, फिर उनको झूम झूम के प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज में अनिल जी मैं पर्सनल लेवल पे पूछूंगा उनसे पर्सनल। बिल्कुल, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है वो शेयर जो एक्शन में है भरपूर इस वक्त। यहाँ पर आप देखिए तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए राय। और इस बीच स्टॉक्स एक के बाद एक जो कमज़ोर होते दिखा, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये भी आज के 2000 में सुबह जो हमने दिया था, सुबह इसका टारगेट कितना था, 755 रुपये का दूसरा टारगेट था। पहला 770 का था, वो तो सुबह ही शो में आ गया था। दूसरा 755 था, और शुभम जी तो और एग्रेसिव हो गए थे, वो तो 760 और 745 तक के टारगेट के लिए फाइनली उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट करने की राय दी थी। मेरा तो टारगेट 755 तक का ही था, तो 745 भी हासिल हो चुका है। सिर्फ ज़्यादा नहीं, 7% नीचे है, देख लीजिए। तो स्टॉक इतना तेज़ी से गिरा हुआ है। सचिन जी, जिन लोगों की पोजीशन है वो अब क्या करें? देखिए वीकनेस तो है, इनफैक्ट अगर सपोर्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है 725 के आसपास एक मीनिंगफुल सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी EDX में क्रॉस ओवर हुआ, मुझे लग रहा है ये स्पिल ओवर थोड़ा सा और बढ़ सकता है। तो अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है शॉर्ट पोजीशन। 725 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस है, मुझे लग रहा है वहाँ पर जाके एक बार मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, तो फिलहाल अभी कमज़ोरी का माहौल तो है ही, तो थोड़ा और नीचे आ जाए, फिर देखते हैं क्या कुछ करना है। एक और स्टॉक जो है वो दिल्ली वाले लोग पसंद तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगा। DLF 5% नीचे है और 12% ओपन इंटरेस्ट भी बना है 54 लाख शेयरों से यहाँ पर। तो कुणाल जी जरा DLF पे राय दीजिए, आप दिल पे पत्थर रख के। अरे जी देखिए, मेरी राय में और नीचे आएगा DLF। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, कमजोरी देख रहे हैं। और आपको याद होगा जब ये काउंटर 200 रुपए से अटकेलियां खेल रहा था, उस समय भी मैंने कहा था कि 205 रुपए जब तक पार ना हो तब तक इसमें खरीदारी ना करें। उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट आई, और वो गिरावट जब से जारी है, मुझे लगता है कि अभी भी कायम रहेगी गिरावट, और हो सकता है एक बार 165 का लेवल दोबारा देखने को मिले। आज 180 के नीचे एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि अब जो लेवल देखना है वो 187 का है। जब तक 187 के ऊपर DLF ट्रेड ना करे तब तक नई खरीदारी के बारे में बिल्कुल ना सोचें। और जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्ड है, मेरी तरह स्टॉप लॉस 160 पर रख करके होल्ड करने की राय। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक शेयर ऐसे भी हैं जो कि FMCG स्पेस से भी हैं। एक बार जरा ब्रिटानिया को देखिए, 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जब से निफ्टी में शामिल हुआ इसके दिन खराब हुए हैं। ये 3100 था जब ये आया था, अब 3000 है। हालांकि आज हरे निशान में है सरप्राइजिंगली। कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है क्या इसमें? इंटरेस्टिंग इनफैक्ट बोलना चाहिए, क्योंकि 2970 के आसपास इसका एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से इसी पर्टिकुलर एवरेज के आसपास ऑस्किलेट कर रहा है। कहीं पर भी जाकर एक ब्रेकडाउन वाला माहौल नहीं हुआ है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स अगर देखें तो 2950 के आसपास इनफैक्ट एक सपोर्ट बन रहा है और एक अच्छा बेस बन रहा है। इनफैक्ट 3030 3035 का एक ऐसा लेवल होगा जो एक ब्रेकआउट के ओर से देखना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन जाएगा। RSI भी अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, 45 के आसपास अभी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर थोड़ा सा बेस बिल्डिंग हो रहा है, एंड डेफिनेटली वेट करना चाहिए ब्रेकआउट होने के लिए, और ब्रेकआउट के बाद एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए। ठीक है। 144 अंकों का नुकसान मार्केट के अंदर। जैसे जैसे समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है, नुकसान की स्पीड गति भी बढ़ रही है, और ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। खैर जरा मिड कैप के कुछ काउंटर्स पे आते हैं। यहाँ पे क्या पोजीशंस हैं? एक मिड कैप भी देख रहे हो तो फिर वो देख लो सारे। क्या सर? आशीष जी के फेवरेट, कुणाल जी के फेवरेट, मेरे फेवरेट ADAG स्टॉक्स। हाँ, ADAG स्टॉक्स मैं उसी को ही उसी को देखने जा रहा था कि रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रा, दोनों। आज ना रिलायंस इंफ्रा पे एक पॉजिटिव खबर भी आई कि इनकी जो मेट्रो वाली लाइन है उस पर जो कर्ज था वो NPAs नहीं घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में कुछ खास रिकवरी आई नहीं। कुणाल जी, मोस्ट प्लेज और मोस्ट लीवरेज, सबसे ज्यादा प्लेज किए हुए शेयर भी यही है। 98% रिलायंस इंफ्रा के शेयर प्लेज है, और सबसे ज्यादा लीवरेज यानी उधार लिए हुए भी है। एक के बाद एक रोज डाउनग्रेड वाले मामले आ रहे हैं। आज भी ब्रिकवर्क का आया ना, आज ब्रिकवर्क का आया, तो इसमें रिलायंस इंफ्रा पे शॉर्ट ही रखे ना।
देखिए डिप्पी, मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 108 रुपए के आसपास। आज भी अगर आप देखें तो इंट्राडे लो भी 108 रुपए का है, उसी सपोर्ट से कुछ बाउंस आया है इंट्राडे में। तो मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बांध लें अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है, क्योंकि 108 टूटेगा तो फिर से इसमें फ्रेश बिकवाली का मौका बनेगा, क्योंकि गिरावट काफी ओवरडन लगती है। और अगर आप इसको किसी भी मोमेंटम इंडिकेटर पर देखेंगे तो डीपली ओवरसोल्ड ये काउंटर है। मेरी राय में एक बार मुनाफा ले लेने में हर्ज नहीं। ठीक है। आशुष सर, एक सेगमेंट था जो गैस से जुड़े हुए शेयर्स थे, IGL, MGL, इन सभी के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आया और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा निवेशकों ने। अभी क्या करना है, एक बार इस सेक्टर से भी, इस पर्टिकुलर थीम से भी बाहर आ जाए जो गैस बेस्ड कंपनीज है। डिम्पी, ये ना थोड़ा सा बेटर परफॉर्मर्स हैं कंपेयर टू रेस्ट। IGL जैसे अगर ऊपर की तरफ अभी भी टिका हुआ है, इसी एक्सपायरी में नीचे का भाव था, तो ये आज सुबह से ये भी नीचे आया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं अगर ये नीचे आए 310 और अभी 315 का फ्यूचर चल रहा है, मैंने देखा 310 के अराउंड आए तो इसमें फिर से इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन की जा सकती है। ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्मर है डिम्पी। इनमें जैसे मैंने बोला कि अब बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, जो कि इलेक्शन तक 99% एग्जिट नहीं मिलेगा, बट IGL उसके अंदर नहीं आता, गेल उसके अंदर नहीं आता। तो ये बेटर परफॉर्मर्स हैं। अगर किसी को कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग या कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट का मिक्स जरूर रखना है तो आई थिंक गैस स्टॉक इज अ बेटर सेक्टर टू होल्ड इंस्टेड ऑफ एनी अदर सेक्टर। एक और चीज़ है जो कि जेट के साथ जुड़े हुए थे, तब तक तो फायदा उठा रहे थे जब तक जेट की खबरें आ रही थी। जेट में खबर आना भी आज थोड़ा कम हो गया और क्रूड की दिक्कत आ गई, वो है स्पाइस जेट और इंडिगो। क्या कुणाल जी एक बार पूरी तरह से बाहर आ जाए? आज सुबह आपने बहुत अच्छा कहा कि स्पाइस जेट के अंदर जिनके पास पोजीशन है वो तो रखें, ताज़ा खरीदारी से बचना है। आज 10 रुपये बच गए उनके, नहीं तो आज 10 रुपये चले जाते हाथ से। अब इन दोनों में क्या करना है, स्पाइस जेट और इंडिगो में? डीपी जी, मुझे लगता है एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए जिनके पास पोजीशन है। देखिए, हम तो इसको 98 रुपीज़, शायद 97 उस समय रेट था जब हम इसको पहली बार हमने चर्चा में लिया था, तब से लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। और आज इसमें हमने देखा है कि काफी बड़ी तेजी के बाद कुछ करेक्शन है। चार्ट्स तो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने में हर्ज नहीं, क्योंकि बाजार का माहौल भी बदल रहा है और इन काउंटर्स में भी जो बाइंग है वो बहुत बड़ी आ चुकी है और अब ये काफी ऊपर के स्तरों पर है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने में हर्ज नहीं। ठीक है, क्योंकि नंबर्स हैं कुछ सीमेंट कंपनीज के। जरा अंबुजा सीमेंट के बारे में पता कर लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ सेक्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार अंबुजा देखिए आप सचिन। देखिए, मुझे थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वापस एक बार स्टॉक 220 के आसपास स्लिप होना चाहिए। तो अगर किसी की यहाँ पर पोजीशन है लॉन्ग पे तो मुझे लग रहा है एग्जिट करनी चाहिए एंड एक बार रिव्यू करना चाहिए अराउंड 220 के आसपास। ओके, 150 पॉइंट चला गया निफ्टी गया। यस, ओके, आशुष जी कुछ कहना चाहते हैं इस 150 पॉइंट की गिरावट 11,600 के अहम लेवल पर, बताइए सर। अनिल जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपको ध्यान हो, हमने जेट की लॉन्ग कॉल दी थी और मैंने कहा था कि 10 रुपए नहीं घटेगा, अगर घटेगा तो 100 रुपए घटेगा। बट उस 100 रुपए घटने का अनिल जी पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, जो आपने सारे जमीन पे करके उसको एक्चुअली सारे जमीन पर कर दिया। और अनिल जी, अब एक घटने के बाद, अब जब तक ये इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि जो मेरा मानना था कि जिस तरह से पूरी की पूरी कंसोर्शियम लगी हुई थी कि इसका हल जरूर निकलेगा, इसको खराब नहीं होने देंगे, बट उसका कोई ना कोई कंक्लूजन जो निकलना था वो नहीं निकल पाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि अनिल जी, जो लोग गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वेट कर रहे हैं वो वेट ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक ये इलेक्शन के पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो ऊपर में ट्रैप हो गए हैं उनको मुझे नहीं लगता कि अब एग्जिट मिलेगा इसके अंदर जेट में। मामला तो मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर थी कि 150 रुपये के ऊपर इसको बिकना नहीं था और 150 रुपये में भी आशु सर इसको 150 रुपये में तब बिकना था। ये जेट पे है ना, ये आप जब भी आते हैं शो में कमेंट जरूर करते हैं और डिम्पी कोई मौका छोड़ता नहीं मुझसे सवाल पूछने का जेट पे। तो आज सुबह भी आपका जो सवाल था तो वही था कि 150 रुपये में ये तब बिक सकती थी जब ये एयरलाइंस चल रही थी, तब इतिहाद 150 में लेना चाहता। तब जेट के मुश्किल से 15-20 विमान ही जमीन पे थे, 10-12 ही थे। लेकिन जब ये पूरी तरह से जमीन पे आगे बंद हो गए तो अब इतिहाद 150 भी ना दे, लेंडर्स को 1,500-1,500 करोड़ जो भी देने थे वो ना दे, तो फिर मुश्किल है मामला। इसलिए अब वो वही वाली बात है कि इस समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा और इसका कौन वो होगा डॉक्टर जो इसकी सर्जरी करेगा। और सर्जरी के बाद, वो सर्जरी के पहले हमेशा वो लिखवाते हैं ना पेशेंट से और उनके फैमिली वाले रिलेटिव्स वगैरह से, बिना भरा हुआ फॉर्म की साइन कर दीजिए यहाँ पे।
और इतना लंबा होता है कि अगर वो पढ़ने बैठे तो आदमी वैसे ही नहीं पड़ जाए इसी सर्जरी के पहले। वही हाल इसका है जेट का। देखिए इतिहास में पहली बार बहुत लंबे समय बाद एक्सपायरी को छोड़कर ऐसा हुआ कि जेट के कैश और फ्यूचर के भाव दोनों मिल गए हैं। आज ही बैंक से बाहर निकला है, अच्छे मुहूर्त में नहीं निकला। बस सचिन जी जेट के चार्ट्स देखिए ना जरा। अनिल जी मेरा एक सवाल है। अनिल जी बोलिए सर। अनिल जी मेरा एक सवाल है, ये मैंने बहुत पहले आपसे ये भी शेयर किया था कि नॉर्मली कंपनी जो खराब होती है, जो नॉर्मली कंपनी खराब होती है, उसका प्रोडक्ट खराब हो या उसके पास सेल्स नहीं हो। पर इंडिया में अनिल जी किंगफिशर हुआ, एयर इंडिया तो आपको पता ही है कि जो केस है, उसके बाद ये तीसरा जेट। तो क्या ये मान के चले अनिल जी कि जिसका लोड फैक्टर भी हमारे पास 100% है, डिमांड भी 100% है, प्राइसिंग भी ठीक है, कि इंडिया में कोई एयरलाइन प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती है? क्योंकि एक का तो मान सकते हैं कि वो मिसमैनेजमेंट था, दूसरा भी मिसमैनेजमेंट है, तीसरा भी मिसमैनेजमेंट है, या इस पे ऐसा कोई कंट्रोल ही नहीं है या कोई रेगुलेशन ही नहीं है कि मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल करें। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अनिल जी। सो इसके बारे में आपका क्या टेक है? दो चीजें, बहुत सही सवाल पूछा, मजा आ गया। दो चीजें चाहिए। पहली चीज तो ये कि पूरे हिंदुस्तान में सब जगह एटीएफ के जो टैक्सेस हैं वो सेम होने चाहिए और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये एयरलाइंस पे करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एयरपोर्ट पे जो चार्जेस लगते हैं पैसेंजर को, उसमें बहुत तेज़ी से घटाने की ज़रूरत है। नए नए एयरपोर्ट पर आज सपोज आप मुंबई एयरपोर्ट पे जाते हो, कितना अच्छा लगता है, इतने सारे वो क्या क्या लगाए हुए हैं, सारे आर्टिकल्स, वो पुराने मोन्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या, मतलब वो मतलब इतना सजा धजा रखा है। मतलब ये हालत है कि खाने को हमारे पास पैसे नहीं है और सारे मेकअप में पैसा जा रहा है, वैसा हाल है। तो उतना मेकअप कर रखा है मुंबई एयरपोर्ट का। अच्छा वो जहाँ कहाँ से रहे पैसे, पैसेंजर से ही जा रहे हैं ना। उसके बजाय आप किराया कम करो, एयरपोर्ट चार्जेस कम करो। ये दो चीज़ें अगर कम करें ना तो हो सकता है। और बाकी तीसरी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है, कच्चा तेल और रुपया, वो तो हर एक एयरलाइंस के लिए बराबर है, तो वो तो सबके लिए। लेकिन अगर दो चीज़ें पॉलिसी मैटर पर ये की जाए कि एक तो एयरपोर्ट के चार्जेस कम होने चाहिए और दूसरा सबके लिए सब स्टेट में सेम टैक्स करो, और ताकि उसमें क्या होगा, सब एयरलाइंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो जाएगा और जीएसटी के दायरे में आ गया तो टैक्स भी कम हो जाए। ये दो कर ले तो बच सकता है मामला। पता नहीं आशु जी सहमत है कि नहीं है, लेकिन मेरी रीडिंग तो ये कहती है। आशु सर, इससे फर्क पड़ेगा क्या अगर जीएसटी लागू कर दिया जाए एटीएफ पे? तो नहीं डिम्पी, ये बिल्कुल अनिल जी ठीक कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए। अदरवाइज तो ये पैसेंजर के लिए इनकन्वीनियंस है, रिस्क है। क्योंकि आप अगर ये मान के चलेंगे तो सर आगे से कौन सा बिजनेसमैन आएगा जो सेटअप करेगा एयरलाइन को, जब ये पता होगा कि एंड में यही हाल होना है और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि कच्चा तेल और आपके कंट्रोल में है नहीं और वो ऐसे ही रहेगा। तो अगर ओवरऑल बिजनेस प्रेपोजिशन ही नहीं बनेगी तो कोई भी बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करेंगे ना। और इस बिजनेस के साथ अनिल जी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसका सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और आगे के लिए कोई ऐसी नियम या ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए विच आर यूजर फ्रेंडली, विच आर एयरलाइन फ्रेंडली। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए एविएशन स्टॉक्स पर आइए रिपोर्ट कार्ड, मुनाफे का गार्ड। संदीप है तैयार। संदीप ले रहे हैं गार्ड, मिडिल स्टम्प का लेंगे, लेग स्टम्प का लेंगे, ऑफ स्टम्प का लेंगे। अलग अलग प्लेयर का अलग अलग तरीका होता है। तो संदीप गार्ड लीजिए आप। तब तक एक बिगुल हम BTS डबल टी का बजा दें। नहीं, चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी और राकेश जी के लिए। राकेश जी और कुणाल जी, चार्ट कॉर्नर का बिगुल आपके लिए बजा है। प्लीज डू द ऑनर्स। देखिए अनिल जी, यहाँ पर ये दूसरी बार हमारा एक सेल कॉल है L&T फाइनेंस होल्डिंग में। जब इसकी गिरावट शुरू हुई थी तब भी इसके अंदर हमने सेल के लिए रिकमेंड किया था। उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया था और आज दोबारा से एक सेल कॉल दे रहे हैं क्योंकि बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। एंटायर इस स्पेस में NBFCs में एक क्रैक देखने को मिल रहा है, चाहे वो चोला हो, चाहे वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो। और L&T फाइनेंस अनिल जी वीकेस्ट काउंटर है, लीस्ट रैली देखने को मिली थी अगर आप इंटायर स्पेस में देखें तो। यहाँ पर एक बड़ी गिरावट लगती है कल में देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए एक पैटर्न बना है अनिल जी, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। आज ब्रेकडाउन आते हुए नजर आ रहा है और 145 रुपए के नीचे ये ब्रेकडाउन आया है। जो हेड की हाइट है
अगर उसको टारगेट बना करके देखें तो 135 रुपए मिनिमम टारगेट बनता है, और वैसे मुझे लगता है कि 130 तक जाएगा क्योंकि बड़ा सपोर्ट वहीं है। तो मौजूदा स्तरों पर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस 145 पर रखें, 137 रुपए का पहला लक्ष्य और 133 रुपए का दूसरा, तो 137 133 के टारगेट से एल&टी फाइनेंस होल्डिंग शॉर्ट करने गिरा है। ओके, तो ये और एक बात और अनिल जी, जी बोलिए। मैंने अभी वॉकहार्ट फार्मा में बिकवाली की राय दी थी अनिल जी, जिसमें टारगेट से केवल 1 रुपए के दूर हैं, तो जिसने भी शॉर्ट किया है वो अपना स्टॉप लॉस अब अपने शॉर्ट के दाम पर। अच्छा, कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लें। 428.50 पे बेचने की राय दी थी। वोकार्ड का फ्यूचर 422 का पहला टारगेट दिया था, 423 के आसपास पहुंच चुका है, 1 रुपया दूर है। लेकिन एल&टी फाइनेंस आप कह रहे हैं कि हमने पहले भी दी थी, ये दूसरी बार राय दी है। बंसल जी, सिर्फ दूसरी बार, इससे पहले कभी नहीं दी एल&टी फाइनेंस बेचने की राय? नहीं अनिल जी, जितनी बार हमने कॉल दी है उस तब तो एकदम से गिरा है, उसके बाद साइडवेज हुआ था। और जिस दिन अनिल जी हमने कॉल दी थी उस दिन फॉर्चुनेटली आशु मदान जी भी शो में थे और उन्होंने ये चीज हाईलाइट करी थी कि ये वीकेस्ट काउंटर है, लीस्ट रैली देखने को मिली है, इसको बेच के चलना चाहिए। बट उसके बाद अनिल जी इसके अंदर हल्का पुल बैक आया था, बिना स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था, बट रैली देखने को मिली थी। और अब दोबारा से एक मिनट बंसल जी, चार्ट पे सिग्नल ज्यादा खराब है कि आशु जी बैठे इसलिए दिया है शॉर्ट कॉल? नहीं अनिल जी, चार्ट पे तो सिग्नल अनिल जी काफी खराब है, और आशु जी बैठते हैं तो अनिल जी काफी सोच समझ के कॉल देना पड़ता है, क्योंकि अनिल जी चार्ट पे तो येस बैंक पे भी सेल कॉल आ रहा था, बट आशु जी एक लंबा शायद वीकेंड बना रहे थे, एक्सटेंडेड शो पे नहीं थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। और येस बैंक उनका पसंदीदा काउंटर है, अगर उनसे बिना बात करे सेल कॉल देते और उनकी रजामंदी नहीं होती तो वो तो अनिल जी ऑन एयर भी ऑफ एयर भी गर्दन पकड़ लेते हैं। गलत। आप इतने डिनर फालतू में करके आए आशु जी, आपने अब तक आशु जी को पहचाना ही नहीं। पूछ लीजिए। देखो, मैं तो मुंबई में बैठा हूँ, आप दिल्ली में। आशु जी से आपको उनकी राय सिर्फ और सिर्फ बाय वाले कॉल्स में लेनी होती, सेल वाले कॉल्स में पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिंदास दीजिए। आशु सर, गलत बोल रहा हूँ? नहीं अनिल जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में चाहे वो एल&टी फाइनेंस हो या रिलायंस कैपिटल हो या बाकी भी जो कॉल दी हैं, बहुत बढ़िया दी हैं। लेकिन अनिल जी, मैं एक कॉल से अभी भी डिफर करूंगा, जो कि राकेश जी जब मेंशन करते हैं तो मुझे फिर टेम्प्ट कर देते हैं, एबी कैपिटल। अब अनिल राकेश जी कहते हैं कि आई एम मैरिड टू पैटर्न, ही इज मैरिड टू मेनी पैटर्न्स, बट आई एम ओनली मैरिड टू वन थिंग विच इज टाइमिंग। अनिल जी, कभी ना कभी तो सब आके आप मुझे बोलोगे देखो एबी कैपिटल चल गया, लेकिन कब चलेगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सबके अगेंस्ट वो कॉल दिया कि मैं एबी कैपिटल नहीं लूंगा, वो वापस 2 डिजिट में है, आप ये हाईलाइट कर लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं सुनूंगा साल बाद या 2 साल बाद। देखा, मैंने कहा था सर, साल बाद तो बहुत सारे लोग राइट हो जाते हैं। सो आई एम ओनली मैरिड टू वन पैटर्न विच इज टाइमिंग एंड राइट टाइमिंग, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस मार्केट। अरे ये तो फिर भी ठीक है आशु जी, आपको कॉल नहीं दी थी, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था कि बैंक निफ्टी 28,500 कम आएगा, वो 150 पॉइंट नीचे आ चुका है अनिल जी अभी। नहीं, अरे ये ठीक है। देखो मैंने साल भर पहले बोला था लेने के लिए, वो तो फिर भी ठीक है। लोग तो यहाँ तक बोलते, देखा मैंने बोला था ध्यान रखना, वो तो ये भी नहीं बताते खरीदना कि बेचना, खाली ध्यान रखने के लिए बोला जरा एबी कैपिटल पे ध्यान रखना। तो कम से कम हमारे बंसल जी क्लियर कट कॉल तो दे रहे कि खरीदना है कि बेचना है। अच्छा, अब एल&टी फाइनेंस पे आप अपना जरा आशीर्वाद रख दीजिए, बेचने की राय इनकी सही है कि नहीं, ये बताइए आशु जी। सर 100% सर, बिल्कुल राकेश जी ने बिल्कुल सही बोला। और पिछले हफ्ते भी राकेश जी ने 146 147 पे सेल कॉल दी थी, और तब भी मैंने कंफर्म किया था इसने एनबीएफसी की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया और ऊपर से फंस गया है। अनिल जी, जब से ये आईबुल और लक्ष्मी विलास बैंक का हुआ ना, सडनली सबको लगा कि छोटे बैंक, एनबीएफसी, इन सब की काया पलट हो गई होगी। तो आई थिंक उस मूव के चलते जो करेक्शन आई है, तो सब एनबीएफसी और सब छोटे बैंक्स के अंदर लोग फंस चुके हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इस एक्सपायरी में एग्जिट नहीं मिलेगा और इस एक्सपायरी के बाद भी नहीं मिलेगा। ये सारा खेल वहां से शुरू हुआ था जब वो इंडिया बुल्स और लक्ष्मी विलास की, हम लोग काफी नीचे से तेजी में थे इंडिया बुल्स की, हमने ऑलमोस्ट पूरी तेजी खाई। काफी सारे एनालिस्ट, शुभम, सिमी भौमिक, विश्वेश, सबने कॉल दी थी, सब लोग साथ थे। लेकिन अनिल जी, जब से ये लक्ष्मी विलास की वो न्यूज आई और उसके बाद एक माहौल बन गया कि इस एनबीएफसी का ये हो जाएगा, उस एनबीएफसी को वो ले लेगा, ये छोटे प्राइवेट बैंक में ये हो जाएगा, वहां से जो फसावट हुई है सबकी, वो सबको एग्जिट नहीं मिलेगा अनिल जी, वो सब फंस चुके हैं। जवाब तो मैं भी उस दिन जब ये हुआ था, उस दिन पहला शॉर्ट कॉल इंडिया बुल्स हाउसिंग पे, फाइनेंस पे मैंने उसी दिन दे दिया था, और उस दिन मैंने भरपूर दाद मिली थी मुझे आशु सर से, एक बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल। अच्छा आशु जी, आज आपको पता भी नहीं, आज एक और ऐसा ही बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल मेरा आया था सुबह सुबह, रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचने का। हाँ। आज पूरा हिंदुस्तान आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट को लेकर बहुत खुश था, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आज सुबह आपने शायद मिस किया, देखा था क्या?
नहीं अनिल जी, मैंने आपका आईबुल का कॉल सुना था और वो बहुत बढ़िया कॉल था। तो मैं उस वक्त मतलब आज भी थोड़ा जल्दी में था, बस उतना ही सुन पाया था, बट वो बहुत बढ़िया कॉल था। कोई बात नहीं। 1355 रुपए का हमारा टारगेट जो था रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर को बेच के शॉर्ट करने का, परसों भी दिया था और आज भी दिया था। परसों भी जब वो खबर आई थी कि एरामको, परसों मतलब गुरुवार के दिन सुबह सुबह के एरामको जो स्टेक लेने जा रहा है 25%, वो बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, तब भी हमने कहा कि 1390 बेच दीजिए। 1390 का ही हाई था और आज भी यही था कि बेचना ही है, इसे खरीदना नहीं है। 1355 के टारगेट थे, वो हासिल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आइए, नतीजों के सीजन के हो चुके हैं शुरुआत, देखते हैं रिपोर्ट कार्ड। मुनाफे का गार्ड जुड़ चुके हैं संदीप हमारे साथ। बताइए संदीप, कौन सा शेयर चुना है? नाम में तो यस है, लेकिन शेयर के दाम में आज देखिए वो यस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नो दिख रहा है। और इनफैक्ट नतीजे भी कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद नतीजों से पहले आप इसको नो करके चलें अपने पोर्टफोलियो, तो शायद आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। लोन ग्रोथ जरूर इनकी मजबूत रहेगी 24% के आसपास की, जिस वजह से जो शुद्ध ब्याज आय है एनआई उसमें करीब 30% के आसपास की बढ़त आएगी। लेकिन दिक्कत की बात है स्लिपेजेस, जिसे हम नए एनपीएस कहते हैं, वो इस बार बढ़ते हुए दिखेंगे और उसी का कारण आप समझिए कि इनकी जो प्रोविजनिंग है वो इस बार बढ़ती हुई दिखेगी। पिछले साल के मुकाबले जो प्रोविजनिंग है उसमें करीब 35% के आसपास की बढ़त आएगी। यही कारण है कि लोन ग्रोथ मजबूत रहेगी, शुद्ध ब्याज आय भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुनाफा है उसमें करीब 2.25% के आसपास की कमी देखने को मिलेगी। अब किसी भी एक बैंक के नतीजों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके ग्रॉस एनपीए जो एसेट क्वालिटी है, और इस बार हमारा अनुमान है कि अगर आप तिमाही दर तिमाही यानी कि सिक्वेंशली कंपेयर करें, उनके जो ग्रॉस एनपीए जो कि 2.1% के थे वो बढ़कर 2.11% आएंगे। ये आपको नंबर बहुत छोटा नजर आएगा, लेकिन ये बढ़त अपने आप में आना ही अपने आप में ये इंडिकेशन है कि हाँ, इनकी जो लोन बुक है उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए येस बैंक के नंबर्स में एनआई जरूर अच्छी बढ़ेगी, लेकिन मुनाफा गिरेगा क्योंकि नए स्लिपेजेस जुड़ेंगे और उसके साथ साथ जो एसेट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है। ठीक है, एसेट क्वालिटी कमजोर होगी, इसलिए येस बैंक को करना है इस बार के नंबर्स में नो, इससे रहना है फिलहाल अभी दूर। और ये शेयर भी थोड़ा नीचे भी नो बैंक हुआ है नंबर्स के लिए, यहाँ से तो नो बैंक की अभी नो बैंक लेना नहीं है। सुबह करना था, मजा आ जाता। संदीप थोड़ा से लेट हो गए, लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने भी पकड़ लिया था, सुबह फास्ट मनी में भी बताया, फास्ट मनी में शॉर्ट था, हमने भी यही कहा था। वाह, एक ही चीज गलत उसमें ये पड़ी अनिल जी कि मेरा अंदाज ये था कि शायद ये जो दूसरे क्वार्टर लगातार 10,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा आया तो हो सकता है ऊपर खोलें, लेकिन बाजार बहुत स्मार्ट है, उन्होंने खोला ही नीचे, शेयर भी नीचे ही खुला और आप देखिए अभी भी कमजोरी देखने को मिली, 3% कमजोर है। क्या बात, बहुत ही बेहतरीन, क्या बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये तो फास्ट मनी में भी, और खास बात ये कि आज तो सीएलएसए जैसे दिग्गज एफआई ने बढ़िया अपग्रेड दिया, उसके बावजूद 1600 के ऊपर के टारगेट्स। एक बार मैंने भी सोचा कि सीएलएसए के सामने ठीक तो है कि नहीं मामला, तो फिर मैंने कहा अच्छा हो जाए अगर सीएलएसए की वजह से ऊपर खुल जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाया, स्टॉक नीचे ही आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और आइए अब देखते हैं बैन से बेनिफिट, देवांशी हमारे साथ लिस्ट लेकर। बताइए देवांशी। बिल्कुल, आज 4 स्टॉक्स हैं जो बैन में है और ये चारों के चारों रहेंगे, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जो अभी बाहर निकलेगा फिलहाल, लेकिन 4 नए स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे बैन में जा सकते हैं। तो 4 नए स्टॉक्स हैं, उसमें से एक दो तो आप गेस कर ही सकते हैं। जेट एयरवेज पहला स्टॉक है, यहाँ पे पोजीशंस काफ़ी बढ़ चुकी है, 121% तक की पोजीशन बढ़ चुकी है और बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है, तो ये एक स्टॉक है जो बैन में जाएगा। डीएलएफ यहाँ पे भी 115% तक की पोजीशन बन चुकी है, ये भी बैन में जा सकता है। अदानी पावर फिर से 109% तक की पोजीशन बनी है, तो ये भी बैन में चला जाएगा। और वॉकहार्ट फार्मा, अब अभी डिस्कशन कर रहे थे, ये भी करीब 91% के आसपास है, तो ये शायद नहीं जाएगा, लेकिन बाकी 3 चले जाएंगे। ओके, वोखार्ड का मामला डाउटफुल है, हालांकि वोखार्ड तो आज शॉर्ट करने की राय दी भी है, तो इसी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद पावर जेट में क्या करना है जरा आप बताइएगा। ठीक है, तैयारी रखिए, मैं आपको वापस आऊँगा। और अदानी पावर बताएंगे कुणाल जी, और डीएलएफ बताएंगे बंसल जी, और वोखार्ड भी बताएंगे कुणाल जी। तो पहले कुणाल जी वोखार्ड बताइए, बैन में जा भी सकता है नहीं भी जाए, तो क्या करना है अभी इस स्टॉक में? अरे जी देखिए, जाए या ना जाए, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है एक बार के लिए मुनाफा बांध लें, बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला टारगेट था 422 रुपए का, आज का अगर इंट्राडे लो देखें 423 रुपए का लेवल है और 425 पर अभी ट्रेड कर रहा है। बाजार में भी गिरावट काफी गहरा चुकी है, तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने में हर्ज नहीं है। हालांकि स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है और मुझे लगता है वॉकहार्ड आपको 400 रुपए तक के लेवल्स दिखाएगा। तो मेरी राय अभी भी वही है कि जिनके पास थोड़ा पोजिशनल पेशेंस है वो जरूर होल्ड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए वो खाट पर आए। अदानी पावर तैयार करिए बैन में जाने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले सचिन जी आप बताओ। जेट मुझे लग रहा है कि अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ पर आई थिंक मुनाफा बांध देना चाहिए। मुझे लग रहा है 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद उतने में शर्म तो आ रही है, लेकिन लॉन्ग है तो लॉन्ग है तो आई थिंक आज का जो लो है वही एक स्टॉप लॉस होगा। उससे मीनिंगफुल पैटर्न काफी दूर है। यस, क्लोजिंग बेसिस पे 152 के ऊपर आज की क्लोजिंग होनी चाहिए, तो थोड़े से होप्स है। 152 कैश फ्यूचर, ये फ्यूचर के लेवल है। पूरा रिकवर हो गया सर। 121 का लो है, कोई देख के बोल नहीं सकता 151 पे ट्रेड करा, 30 रुपए नीचे से ऊपर है, इसलिए 152 का क्लोजिंग काफी अगर होता है तो एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है वापस स्टॉक में। हरे निशान में आ गया। शॉर्ट कवरिंग हो रही है, भयंकर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 170 175 तक पुल बैक आ सकता है, तो मुझे लग रहा है किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली यहाँ पर काट देनी चाहिए। तो सवाल मेरा आप चारों से एक है, उसके जवाब ए या बी में आपको टिक करना है। ए यानी कि यस। हाँ, ए, उनमें दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ पांचों के लिए। जेट एयरवेज कंपनी और एयरलाइंस चलाना मुश्किल काम है, या जेट एयरवेज के शेयर में पैसा बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है? तो ए तो है एयरलाइंस चलाना मुश्किल काम है, और बी है पैसा बनाना मुश्किल काम है। बताइए डिम्पी जी, ए सही है या बी सही? सर ए ज़रा सही है, एयरलाइंस चलाना मुश्किल है। एयरलाइंस चलाना मुश्किल है। आशु जी? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, एयरलाइन चलाना मुझे तो लगता है जेट के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी। मैंने तो आप आज एक बड़ा मैक्रो नेशनलिस्टिक सवाल पूछा था आपसे, क्या कि इंडिया में कोई एयरलाइन चल ही नहीं पाएगी क्या? राकेश जी? अनिल जी देखिए, पैसा बनाना तो मुश्किल नहीं। अनिल जी, आपने इतना बोल्ड अभी इतना बढ़िया सेल कॉल दिया था, उसके बाद स्टॉक पानी पानी हो गया, तो पैसा तो अनिल जी बन ही रहा है, दोनों साइड पैसा बनता है। एयरलाइन चलाना मुश्किल काम है अनिल जी। अच्छा, और कुणाल जी आपका क्या मानना है? अरे जी देखिए, मेरे ख्याल से पैसा बनाना तो देखिए हमेशा ही मुश्किल है, चाहे जेट हो या कोई भी दूसरा शेयर हो। पैसा बनाना तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, और जेट के प्रमोटर भी पैसा बनाना ही चाहते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैसा बनाना मुश्किल है। अगर जी बिजनेस देखें तो शायद थोड़ा आसान हो जाए। मैं भी कुणाल जी के साथ हूँ, जेट के शेयर में पैसा बनाना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लेकिन चलिए, बेहतरीन रिकवरी आज होती हुई दिख रही है। अच्छा, 160 के लेवल को पार कर लिया। कुणाल जी, आपको अदानी पावर बताना है, बैन में जाने की तैयारी में है, जा भी सकता है सर। इसलिए मैं आपसे सुबह सुबह पूछ रहा था जेट के बारे में, आपसे बार बार जेट के बारे में इसलिए पूछ रहा था कि एक बार इतना बड़ा गोता लगा तो देगा, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि 150 कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। वोलेटाइल रहेगा वो, वोलेटाइल है। हमारे तो टारगेट भी 150 की थे एक्चुअली, 150 के मेरे टारगेट थे, वो आ चुके हैं। तो अब वही वाली बात है कि कुछ कहना मुश्किल है, तो बेहतर ये कि वेट एंड वॉच देखें आराम से। हाँ, अदानी पावर बताइए कुणाल जी, बैन में जा रहा है। अनिल देखिए, अडानी पावर की हमने बात की है, और मैंने एक लेवल आपको बताया था कि 56-57 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहीं से ये काउंटर बार बार लौटता है नीचे, और इस बार भी वही होता देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बैन में आया तो हो सकता है कि इसकी गिरावट थम जाए, और 48 रुपए के नीचे काउंटर नहीं जाएगा, ऐसी मुझे चार्ट्स देखकर संभावना नजर आती है। तो 48 के आसपास मिले तो कैश मार्केट में बाय करना चाहिए। मुझे इसमें दोबारा 56-57 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, तो निचले स्तरों पर खरीदारी कराए रहे। और अगर मैं जेट पर हमारे 6 एक्सपर्ट से राय ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, एक पोल करवा रहा हूँ, ऑनलाइन पोल करा रहा हूँ, तो ऐसे ही नहीं करा रहा, इस वजह से करवा रहा हूँ। ये वजह देखिए आपके सामने। बैन से बेनिफिट अगर हम आपके सामने लेकर आते तो कॉस्मेटिक शो नहीं है, ये खाली ऐसा नहीं दिखाओगे, इससे वाकई में एक्शन होता फ़ायदा। देखिए 5% ऊपर हो चुका है कल की क्लोजिंग प्राइस से। नीचे से आप देखेंगे तो 121.22 का लो बनाकर स्टॉक 160-40 रुपये करीबन रिकवर हो चुका है। ये है जेट की रिकवरी, इसलिए हम जेट पर फोकस कर रहे थे कि क्या हो सकता है। लेकिन आइए, एक और स्टॉक है DLF। बंसल जी बताइए, बैन में जाने वाला करना क्या है इसमें? अनिल जी, बैन में जाने वाला है तो बेचना ही चाहिए। अभी ऑनगोइंग गिरावट में स्टॉक की हिस्ट्री रही है। बैन में जैसे ही गया है वहां पर 6-7 रुपए का डिक्लाइन देखने को मिला है। जब यहाँ रिवर्सल हुआ था, स्टॉक पहली बार 184-185 पे बैन पे आया, तो एक वर्टिकल डिक्लाइन 176 तक का देखने को मिला। अनिल जी, अब मुझे लग रहा है यहाँ पर 166-167 तक का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। 14.5% के करीब ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, बेच के चलने की राय है। 176.70, 177 पर अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 166, 167 के टारगेट के लिए बेच के जाना चाहिए DLF। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर जो सवाल एयरलाइंस कंपनियों को लेकर उठाया है आशु जी ने कि क्या हिंदुस्तान में एयरलाइंस कंपनियां चलाना संभव है, तो आशु जी एक डेटा आपके सामने रखता हूं, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और वो हमारी रिसर्च टीम ने तुरंत तैयार करके दिया है।
अब तक हिंदुस्तान में सिर्फ 30 एयरलाइंस ऐसी है जिसमें पैसेंजर वाली भी है और कार्गो वाली भी, दोनों मिलाकर मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जो चालू होकर बंद हो चुकी है। 30 एयरलाइंस। बताइए अब ये डेटा कैसा लगा आपको? आशु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनिल जी, ये तो आई थिंक हाँ बिल्कुल अनिल जी, ये तो मुझे लगता है कि फिर जो अपनी बात है वो प्रूव ही हो रही है। और ऑन द अदर साइड दूसरा डेटा ये है अनिल जी कि जितनी भी जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इसमें जो एयर पॉपुलेशन है वो 9 to 10 या 10 to 12% ऑफ दी एयर ट्रैवल 10 to 12% पॉपुलेशन है, और इंडिया में अभी भी 2.5 से 3% है। और कंसिडरिंग द साइज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, कितना हेडरूम अवेलेबल है। सो इतनी डाइकॉटमिक सिचुएशन है अनिल जी के जो आपने एक डेटा बताया कि 30 एयरलाइन चल के बंद हो चुकी हैं और 3 बड़ी हमारे सामने लॉस मेकिंग है, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका हेडरूम मतलब अनलिमिटेड हेडरूम अवेलेबल है। सो अनिल जी, ये दोनों चीजें आई थिंक कोई बहुत ही बड़ा मिसमैच है, जो कि मुझे लगता है कि किसी बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन या स्मार्ट गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, वरना आई मीन गॉड सेव द एयरलाइन एंड गॉड सेव द कंट्री एज फार एज एयरलाइंस आर कंसर्न। चलिए कुणाल जी, कुछ कहना चाहते थे आप? आखिरी मिनट है, जल्दी से। अनिल जी, मैं ये कहना चाह रहा था इस डिस्कशन में कि देखिए, केवल ये डोमेस्टिक हमारा भारत का इशू नहीं है। आप वर्ल्ड ओवर भी एयरलाइंस देखेंगे तो कई सारी एयरलाइंस ट्रबल में नजर आती हैं। जैपनीज एयरलाइंस बड़ी ट्रबल में था, यूएस में पनामा एयरलाइंस बंद हुई, फिर TWA बंद हुई, बहुत सारी एयरलाइंस वहां पर भी बंद हुई। तो लगातार एयरलाइंस बिजनेस एज अ होल, क्योंकि इसमें कैपेक्स इतना इस्तेमाल होता है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल किसी के लिए भी नहीं रहा है विश्व में। किसी का नुकसान किसी का फायदा, और जो नुकसान हुआ जेट एयरवेज का, उसका फायदा उठाया इंडिगो ने, और अब जेट के शेयर में जो फायदा होता दिख रहा है उसका नुकसान उठा रहा है इंडिगो। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। इंडिगो डे लो पर जाकर बंद होने की तैयारी करता है। ये पहले टूटने लग गए थे, जेट बाद में ऊपर। अब बोलिए, कौन कहता है कि सेक्टर प्रेडिक्ट कीजिए? ये ऐसा टिपिकल कैसे, जहाँ एक सेक्टर के स्टॉक हर रोज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, मजा ही यही है। चलिए, फाइनली एक काम बहुत अच्छा हुआ आज के मार्केट में, और वो ये कि 3:30 बजे बाजार बंद हो गया है। बस यही अच्छा हुआ सर। फाइनल डे लो पे बंद हुआ है। डे लो पर बंद हुआ, क्योंकि समय भी वही चल रहा है सबसे। आज का वही है कि ताज़ा समय 3:30 बजे 11,591 161 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी 565 अंक नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 29,657 पर 491 अंक नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स